स्टोरी की शुरुआत में लड़का दिखाया जाता है जो एक अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ हर जगह कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। लड़के के पास एक लेवल 1 एक्सेस कार्ड था और उसे भरोसा था कि इसी कार्ड की मदद से वो मेन डोर खोलकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वो कार्ड इस्तेमाल करता है तो दरवाजे खुलने की बजाय सिर्फ बीफ की आवाज़ आती है। लड़का घबरा जाता है क्योंकि कार्ड सही होने के बावजूद काम नहीं कर रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अगर कैमरों में उसकी फुटेज मिल गई तो वो पकड़ा जाएगा। उसी समय अचानक एक पैसेज का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लड़का समझ नहीं पाता है कि कैसे हुआ, लेकिन गार्ड से बचने के लिए वो उसी रास्ते के अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि अगर वो सही दिशा में चलता रहा तो शायद ज़मीन के ऊपर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, मगर रास्ते में जितने भी एग्जिट थे कोई भी नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसे एक खास जगह की ओर भेज रहा है। आखिर में वो एक कमरे तक पहुंचता है। वहां का माहौल बेहद आलीशान था, जैसे किसी बड़े अधिकारी या लेवल 1 डॉक्टर का निजी कमरा हो। लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी लग्जरी जगह भी हो सकती है। वो वापस जाने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसे अंधेरा दिखाई देने लगता है। पहले उसे लगता है कि लाइट चली गई है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि कमरे का लैंप अभी भी गर्म है। तब उसे समझ आता है कि लाइट बंद नहीं हुई है, बल्कि उसकी देखने की शक्ति छीन ली गई है। तभी वह एक आदमी आता है जिसका नाम जिंगी होता है। उसकी पूरी बॉडी में बिजली जैसी स्पार्क निकल रही थी। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब जाकर लड़के को समझ आया कि क्या हो रहा है। जिंगी बताता है कि वही इस पूरी जगह का कंट्रोल कर रहा है और लड़के के पास जो कार्ड था उसमें ट्रैकिंग फंक्शन लगा हुआ था, यानी लड़के की हर मूवमेंट जिंगी देख रहा था। इसके बाद पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एनयू है। वो प्रोजेक्ट ए नाम का सुपर पावर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में लोगों को अलग अलग टेस्ट देकर सुपर पावर विकसित की जाती है, लेकिन एनयू को एपिसिलोन लेवल 5 पावरलेस घोषित किया गया था, यानी सबसे कमजोर। हालांकि असलियत में उसके पास एक छिपी हुई शक्ति है। वो जिस भी इंसान को छूता था उसकी यादें पढ़ सकता था। ये शक्ति लड़ाई में काम नहीं आती थी, इसलिए लोग उसे बेकार समझते थे। एनयू ने अपनी ये ताकत सबसे छुपा कर रखी थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 48 घंटे पहले क्या हुआ था। वहाँ एक मॉन्स्टर टेस्ट चल रहा था जहां लोगों को खतरनाक जीवों से बचकर निकलना था। एनयू किसी तरह जान बचाकर भाग रहा था। एक लड़का मदद के लिए चिल्लाता है कि कोई मुझे बचा लो, क्योंकि पीछे एक विशाल चींटी जैसा मॉन्स्टर हमला करने वाला था। एनयू उसे बचाकर अंदर ले आता है। इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि एनयू हर बार आखिरी सेकंड में बच निकलता था। बाकी लोग सोचते थे कि वो सिर्फ किस्मत से जिंदा है, लेकिन असल में तो वो अपनी छिपी हुई शक्ति और समझदारी के साथ सर्वाइव करता रहा था। जब एनयू उस घायल लड़के को बचाकर अंदर लाता है तो वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि उसके पैरों में चोट लगी है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन इंस्ट्रक्टर बिना किसी दया के अपनी पावर इस्तेमाल करके उसके हेड पर सीधा ही शूट कर देता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि जिस मॉन्स्टर ने उसे काटा है उसका जहर बहुत खतरनाक था, उसका शरीर पैरालाइज हो जाता। इंस्टीट्यूट इतने कमजोर एपिसिलोन लेवल 5 लोगों को पर महंगा इलाज खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उसे वहीं पर मार डाला। ये देखकर एनयू अंदर ही अंदर हिल जाता है। उसे समझ आता है कि इस जगह पर इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई कमज़ोर है या बेकार समझा जाता है तो उसे आसानी से मार दिया जाता है बिना किसी दया के। इंस्ट्रक्टर एनयू का चेकअप करने लगता है कि कहीं वो भी जहर का असर तो नहीं हो गया है उस पर, और कहता है कि बाकी लोगों की तुलना में उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। मतलब अगर वो ऐसे ही रहा तो जल्दी ही उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन एनयू मन ही मन में सोचता है कि असली कैंसर तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ही, तुम जैसे लोगों को ही मार देना चाहिए। इसके बाद हमें एनयू की असली जिंदगी के बारे में पता चलता है। बचपन से ही एनयू बहुत ज्यादा समझदार था। उसकी छिपी हुई सुपर पावर थी किसी को छू कर उसकी यादें पढ़ लेना, लेकिन उसने ये शक्ति सबसे छुपा कर रखी थी क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो वे उसे रिसर्च के लिए कैद कर देते। इसलिए वो हमेशा खुद को कमजोर और साधारण दिखाता था ताकि लोग उसे खतरा न समझे। अपनी मेमोरी रीडिंग पावर से उसने बहुत कुछ सीखा, किताबों का ज्ञान, लोगों का असली स्वभाव, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में के सीक्रेट। उसे ये भी पता था कि वहाँ मौजूद कई लोग असल में मरीज या किडनैप किए गए लोग थे, यानी ये जगह एक तरह की जेल थी।
फिर स्टोरी में दो अच्छे लोग आते हैं, डॉक्टर एक्स और मिस हेलन। एक्स एन्यू का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। एन्यू हमेशा डॉक्टर एक्स के साथ उसकी हेल्प भी करता था। उसे डॉक्टर एक्स उसे स्नैक्स और चॉकलेट भी लाकर देते थे, जो कि अब ग्राउंड से लाए गए स्नैक्स थे। एन्यू ने कभी ज़मीन के ऊपर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए वो चॉकलेट खाकर सोचता था कि ऊपर की दुनिया कितनी अच्छी होगी। मिस हेलन भी उसकी परवाह करती थी। एन्यू ने उसकी यादें पढ़कर समझ लिया था कि वो भरोसेमंद इंसान है। उन्हीं की वजह से एन्यू को असली दुनिया के बारे में पता चला। वे लोग शहर के नीचे रहते थे, ऊपर की दुनिया में सामान्य लोग रहते थे। वहाँ मैजिकल साइंस और सुपर पावर वाली दुनिया है और वो जगह इस अंडरग्राउंड लैब से कई बेहतर है। मिस हेलन हमेशा एन्यू को पढ़ाई करने और ज्ञान हासिल करने के लिए कहती थी। उन्होंने उससे वादा भी किया था कि एक दिन वो उसे ऊपर की दुनिया दिखाएगी और वहां पर ले जाएगी। लेकिन एन्यू उनकी यादें पढ़ चुका था। उसकी यादें पढ़ चुका था। उसे पता था कि इंस्टीट्यूट में फाइनल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आखिरी एक्सपेरिमेंट था, अगर उसमें कोई मजबूत सुपर पावर नहीं मिली तो एन्यू को मार दिया जाएगा। यहीं पर एन्यू समझ आता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हाल में इस जगह से भागना होगा, अभी के अभी। यही वो पल था जब उसने तय कर लिया था कि वो अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस नर्क जैसी लैब से बाहर निकल कर ही रहेगा। फिर रात के समय एन्यू अपने भागने के प्लान के बारे में सोच रहा होता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो समझ चुका था कि इस इंस्टीट्यूट से भागना आसान नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में लोगों को उनकी सुपर पावर के आधार पर अलग अलग लेवल में बांटा गया था। अल्फा लेवल 1 सबसे शक्तिशाली था, उसके बाद बीटा लेवल 2, गामा लेवल 3, डेल्टा लेवल 4 और लास्ट एपिसिलोन लेवल 5 सबसे कमज़ोर। एनी खुद एपिसिलोन लेवल 5 का था, यानी सबसे नीचे, इसलिए उसके पास कोई ताकत, स्टेटस या आज़ादी नहीं थी। वो सोचता था कि अगर उसे भागना है तो उसे किसी ऊंचे लेवल के एक्सेस कार चाहिए, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पर सब कुछ तय और कंट्रोल में था, वहाँ कोई मौका नहीं मिलता था। तभी वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ही वेरिएबल है, पोटेंशियल वो लोग थे जिनमें भविष्य में ताकतवर बनने की संभावना होती थी। एन्यू का प्लान था कि वो किसी पोटेंशियल के करीब जाए, उससे दोस्ती करे और बाद में उसकी मदद से भाग निकले। लेकिन तभी उसका बुली आ जाता है और उसे मारने लगता है और एन्यू का मजाक उड़ाता है कि वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है कि और किसी काम का भी नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसी समय एक नया लड़का आता है, वो बुली को रोक देता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है इसे बुली करना बंद कर दो। उसके हाथों से स्पार्क निकल रही थी, यानी उसके पास सुपर पावर थी। उसका नाम था लिन ही नया आया हुआ पोटेंशियल था। लिन ही के पास पावर देखकर वो ग्रीन हेयर वाला पर्सन वहां से भाग जाता है डर कर। लेकिन उसके बाद लिन ही एन्यू के पास जाता है, उसके साथ हैंडशेक करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है लिन ही। फिर जैसे ही एन्यू उसके साथ हैंडशेक करता है, उसे उसकी मेमोरीज आने लगती है। उसे पता चलता है कि लिन ही नया आया हुआ पोटेंशियल था। वो ऊपर की दुनिया से आया था और अपनी दादी के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए प्रोजेक्ट ए में शामिल हुआ था। जब एन्यू उसके हाथ मिलाता है तो उसकी पूरी की पूरी मेमोरी को पढ़ लेता है। अभी पता चलता है कि लिन बहादुर और भरोसेमंद इंसान है। वो ऊपर की दुनिया में वापस भी जाना चाहता है और वो अच्छा साथी बन सकता है। इसलिए एन्यू तय करता है कि शायद लिन उसके भागने में मदद कर सकता है। इसके बाद अभी एपिसिलोन लेवल 5 लोगों को टेस्ट एरिया में की ओर ले जाया जाता है। रास्ते में वे लोग बीटा लेवल 2 इवॉल्वर का टेस्ट देखते हैं। वहाँ शक्तिशाली लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। ताकत देखकर लेवल 5 वाले लोग प्रभावित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश वे भी इतने ज़्यादा मजबूत बन पाते। लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर लेवल 2 वाले सुपर पावर वाले पर्सन को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लिन ही उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। एन्यू बोलता है, उसे समझाता है कि यही इस टेस्ट का असली मतलब है। अगर कोई भाग्यशाली हुआ तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, अगर कोई अनलकी हुआ तो उसे मार दिया जाएगा, वो मर जाएगा। यानी वो ट्रेनिंग नहीं बल्कि मौत का खेल था। फिर पता चलता है कि वह टेस्ट असल में एडवांसमेंट टेस्ट था। कुछ बीटा लेवल 2 लोगों को मौका दिया जाता था कि वो अल्फा लेवल 1 बन सके, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है। जो आखिरी सर्वाइवर बचा हुआ था वो गेट की ओर जाने लगता है उस हेल से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अचानक तभी एक और मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सर्वाइवर को समझ आ जाता है, आखिरी सर्वाइवर बचा हुआ था। वो उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर ने उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं भेजा है। असल में वो चाहते हैं कि मॉन्स्टर उसे खाकर और भी ज़्यादा मजबूत बन जाए। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हो। आखिरकार तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं था हमें मजबूत बनाने के लिए, तुम
तो इस मॉन्स्टर को मजबूत बनाना चाहते थे। डॉक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारी पावर में कोई फ्यूचर ही नहीं है। यानी इंस्टीट्यूट लोगों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट का सामान समझता था। तभी अचानक एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति आता है। वो बिना हिले सिर्फ अपनी शक्ति से उस विशाल मॉन्स्टर को सेकंडों में चूर चूर कर देता है, उसे नष्ट कर देता है, पूरी तरह से वहीं पर एक ही बार में मार डालता है। एन्यू ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतनी भयानक और असली ताकत देखी थी। उसे समझ नहीं आता था कि हमला कहाँ से आया। डॉक्टर घबरा जाते हैं और चलाते हुए उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार ये तुम क्या करे हो। यहीं से स्टोरी में एक रहस्यमय ताकतवर इंसान की एंट्री होती है, जो बाकी सभी से अलग था। जब वो रहस्यमय ताकतवर इंसान मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है, तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जिंग ही है, एक अल्फा लेवल 1 एवॉल्वर। अल्फा लेवल 1 इस इंस्टीट्यूट का सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर स्तर था। जिंग ही के साथ उसके दोस्त भी थे और वे सभी टॉप लेवल के लोग थे। डॉक्टर जिंग ही के पास घबरा कर आता है और कहता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने मार दिया है वो बहुत रेयर एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर था, जिसे कई खतरनाक जीवों को मिलाकर बनाया गया था। यानी डॉक्टर के लिए वो मॉन्स्टर इंसानों से भी ज्यादा कीमती था। लेकिन जिंग ही बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। वो आराम से कहता है, बिल्कुल काम होकर, कि उसे बस बोरियत हो रही थी, इसलिए उसने अपनी स्किल टेस्ट करने के लिए मॉन्स्टर को मार दिया। उसी का दोस्त डॉक्टर के सामने आता है और डॉक्टर को एक्सपोज करते हुए कहता है, वो कहता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर बीटा लेवल 2 इवॉल्वर को मरने के लिए भेज दिया, ताकि वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा मजबूत बन सके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। यानी इंस्टीट्यूट का असली मकसद लोगों को मजबूत बनाना नहीं बल्कि सुपर पावर एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना था। डॉक्टर अंदर अंदर गुस्से में था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिंग ही और उसके साथी ऊपर की दुनिया के बड़े और प्रभावशाली लोगों से जुड़े थे। इसके बाद डॉक्टर जिंगी की ओर देखता है और मुस्कुराने लगता है और गाली देने लगता है कि ये वास्टर्ड, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे डंक जीवन में कुछ शेयर हैं। एंड भी मेरे पास वैकर है, इसलिए तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। लिन ही एन्यू से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और ये लोग कौन है, इतने ज़्यादा पावरफुल है ये लोग। तो इसके बाद एन्यू लिन ही को समझाने लगता है कि अल्फा लेवल 1 लोग इस इंस्टीट्यूट के सबसे ऊपर के हैं, उसके पास ताकत, आज़ादी, अधिकार सब कुछ था। लेवल 1 के लोग लेवल 5 सेक्शन की ओर देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ओ, ये तो लेवल 5 वाले कमज़ोर लोग हैं जो ऊपर से हमें देख रहे हैं। तभी जिंगी भी ऊपर की ओर देखता है। जैसे जिंगी देखता है, सभी के सभी लेवल 5 वाले लोग नीचे झुक जाते हैं। लिन ही भी उन्हें देखकर फॉलो करता है, लेकिन एन्यू को दिखाया जाता है जो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, वो झुकता नहीं है। वो सीधा स्टिल होकर काम होकर जिंगी की ओर देखता रहता है। यही चीज़ जिंगी को ध्यान में खींच लेती है। लिन ही बोलता है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं झुक रहे हो, सभी लोग झुक गए हैं। एन्यू बोलता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। बाकी सभी लोग डर रहे थे, लेकिन एक कमज़ोर एपिसलोन लेवल 5 लड़का बिना डरे उसकी आंखों में देख रहा था। जिंगी को ये बहुत दिलचस्प लगता है। दूसरी तरफ एन्यू भी जिंगी को देखकर सोच रहा था कि उसकी शक्ति आखिर कैसी है। उसने पहली बार इतनी रहस्यमय ताकत देखी है। याद आता है कि डॉक्टर एक्स ने कहा था कि दुनिया में अभी भी कई ऐसी सुपर पावर्स है जिनके बारे में वो नहीं जानता है। फिर जिंग ही और उसके दोस्त मजाक में लेवल 5 एरिया में घूमने आते हैं। असल में जिंग ही एन्यू को देखना चाहता था कि आखिरकार वो उसे देखकर डरा क्यों नहीं, जैसे बाकी लोग उसे देखकर डर जाते हैं। जैसे ही वो लेवल 5 वाले एरिया में आते हैं, उस जगह को देखकर उन्हें किसी चिड़ियाघर जैसी थी। उस जगह को देखकर उन्हें लगा कि ये जगह बिल्कुल किसी चिड़ियाघर जैसी थी जहाँ कमज़ोर लोग रहते हैं। वही एन्यू के दिमाग में एक और बात चल रही थी। वो सोचता है कि अगर वो किसी अल्फा लेवल 1 को छू ले तो वो सीधे टॉप लेवल की जानकारी हासिल कर सकता था, क्योंकि उसकी मेमोरी रीडिंग पावर किसी के भी राज जान सकती थी। फिर जिंगी का दोस्त पोटेंशियल लोगों से बात करने लगता है और नए लोगों को देखकर मजे ले रहा था। इसी दौरान उसका ध्यान लिन ही पर चला जाता है। वो समझ जाता है कि लिन ही अभी अभी ऊपर की दुनिया से आया है, क्योंकि उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों था। लिन के साथ प्रैक्टिस करने के बाद करता है, यानी शायद उसे डराने और उसकी ताकत टेस्ट करने वाला था। लेकिन तभी एन्यू बीच में आ जाता है। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ अक्वेंटेंस बन सकते हो। वो जानबूझकर उस पिंक हेयर वाले अल्फा इवॉल्वर से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी मेमोरी पढ़ सके। वो पिंक हेयर वाला पर्सन पहले एन्यू को अपमानित करता है और कहता है कि तुम जैसे नीचे लेवल के लोग मेरे बराबर नहीं हो। लेकिन एन्यू उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसी पल उसकी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो पिंक हेयर वाले का नाम जिया क्वान है और वो एक वाटर एलिमेंट एवॉल्वर है। यही से एन्यू पहली बार टॉप लेवल लोगों के असली राज आने की कोशिश शुरू कर देता है।
जब एन्यू ने पिंक हेयर वाले अल्फा इवॉल्वर जिया क्वान का हाथ पकड़ा तब उसने उसकी यादें पढ़ ली। उसे पता चला जिया क्वान एक वाटर एलिमेंट इवॉल्वर है। वो कुछ ही महीने पहले ऊपर की दुनिया से नीचे आया था। ऊपर जाने के लिए 7 बड़े गेट्स पार करने पड़ते हैं और सबसे ज़रूरी बात, उसके पास लेवल 1 एक्सेस कार्ड था जो कि उसकी जेब में था। यही कार्ड एन्यू को भागने में चाबी बन सकता था, इसलिए हाथ मिलाने के दौरान एन्यू चालाकी से उसका कार्ड चुरा लेता है और अपनी स्लीव में छुपा लेता है। उधर जिया क्वान को बस इतना लगता है कि कोई गंदा कमज़ोर लड़का उसे छू गया महसूस करते हुए जिंगी के पास शिकायत करने चला जाता है। वो कहता है कि वो तुरंत ऊपर वापस जाना चाहता है, लेकिन तभी जिंगी कुछ अजीब करता है। वो एन्यू को अपने सामने आने के लिए बुलाता है। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद जिंगी जिया क्वान की मदद करना चाहता है। देखकर जिया क्वान भी शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार आज जिंगी को हुआ क्या है। वो आखिरकार जिया क्वान की मदद करना क्यों चाहता है, लेकिन असल में जिंगी की दिलचस्पी एन्यू में थी, क्योंकि बाकी सभी उसे डर रहे थे लेकिन एन्यू नहीं डरा था। फिर जिया क्वान एन्यू की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि उसी पर्सन ने उसे पकड़ा था, उसका हाथ पकड़ा था, और फिर वो उसकी ओर इशारा करता है। फिर एन्यू को दिखाया जाता है जो मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार वो सबसे इनविजिबल होकर रहना चाहता था, किसी के अटेंशन में नहीं आना चाहता, लेकिन एक गलती की वजह से वो सभी के अटेंशन में आ गया। सबका ध्यान अब एन्यू के ऊपर ही है। यहीं पर जिंगी एन्यू को बोलता है कि मेरे सामने आओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। वो फिर से बोलता है कि मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। एन्यू सोचने लगता है कि शायद जिंगी को पता नहीं है कि उसने जिया क्वान का एक्सेस कार्ड चुरा लिया है। वो चुपचाप जिंगी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब एन्यू जिंगी के सामने आता है तब जिंगी तुरंत नोटिस कर लेता है कि उसकी स्लीव में कुछ छुपा हुआ है। ये देखकर जिंगी बोलता है, तुम्हारे हाथों में क्या है। एन्यू बोलता है कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है और अपना हाथ दिखाता है, लेकिन जिंगी उसका हाथ पकड़कर कार्ड बाहर निकाल लेता है और एन्यू की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तुम कह रहे हो कि ये कुछ नहीं है, तो आखिरकार ये एक्सेस कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया। एक्सेस कार्ड देखकर जिया क्वान तुरंत चिल्लाने लगता है कि एन्यू ने उसका कार्ड चुराया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही जिंगी एन्यू को छूता है, एन्यू उसकी मेमोरी पढ़ने की कोशिश करता है और पहली बार उसकी शक्ति फेल हो जाती है। वो जिंगी की मेमोरी को रीड ही नहीं कर पा रहा था, ज़रा भी नहीं। 18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। एन्यू को ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिंगी के दिमाग के सामने कोई दीवार हो जो उसे अंदर जाने से रोक रही है और अंदर जाने नहीं दे रही है। यही से एन्यू समझ आता है कि जिंगी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। फिर जिंगी इंस्ट्रक्शंस कहता है कि एन्यू अब टेस्ट नहीं देगा। बाकी लोगों को टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन एन्यू को वही रोक दिया जाता है। एन्यू घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने टेस्ट नहीं दिया तो शायद उसका भागने का प्लान खत्म हो जाएगा। वो बार बार कहता है मुझे टेस्ट देना ही होगा और जिंगी से अपना हाथ छुड़ाकर टेस्ट ग्राउंड की ओर भागकर जाने लगता है। तभी जिंगी अपनी आंखों की शक्ति इस्तेमाल करता है। अचानक एन्यू की दृष्टि गायब हो जाती है। वो पूरी तरह से अंधेरे में घिर जाता है। लेकिन ये साधारण अंधापन नहीं था। जिंगी ने उसकी आंखें नष्ट नहीं की थी, बल्कि उसकी देखने की क्षमता को कंट्रोल कर लिया था। तभी एन्यू समझाता है कि पहले मॉन्स्टर को मारने वाली रहस्यमय शक्ति और अभी उसके ऊपर इस्तेमाल की गई शक्ति दोनों जिंगी की आंखों से आती है। अभी भी जो उसने ट्रेनिंग ग्राउंड में वो ताकत देखी थी और कहीं से नहीं बल्कि जिंगी की आंखों से आई थी, यानी जिंगी की असली ताकत उसकी आंखों में थी। एन्यू डरकर अपनी दृष्टि उससे वापस मांगने लगता है, क्योंकि बिना देखे टेस्ट देना मतलब पक्का मरना था। लेकिन जिंगी शांत रहता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान थे। उसके लिए टेस्ट मौत जैसा था, लेकिन एन्यू टेस्ट छोड़ने को तैयार नहीं था। जिया क्वान भी सोचने लगता है कि क्या ये लड़का पागल है, कोई अपनी जान जोखिम में डालकर टेस्ट क्यों देना चाहेगा। लेकिन एन्यू गिड़गिड़ाने लगता है और बार बार जिंगी से उसे दृष्टि लुटाने के लिए और टेस्ट देने के लिए जाने के लिए बोलने लगता है। तभी जिंगी चुटकी बजाता है और एन्यू की दृष्टि वापस आ जाती है। वो एन्यू को कपड़ों से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और सीधा सवाल पूछता है, इतनी जिद क्यों कर रहे हो, टेस्ट देने की असली वजह क्या है आखिरकार तुम्हारी। क्योंकि सभी लोग टेस्ट देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लोग टेस्ट देते हैं वहाँ पर जान गंवाने का खतरा बना रहता है। जब जिंगी उससे ये सवाल पूछता है कि टेस्ट देने की इतनी जिद क्यों कर रहे हो, तब एन्यू मजाक जैसा जवाब देता है, मुझे टेस्ट पसंद है। और ये बोलते बोलते वो जिंगी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी मेमोरी फिर से एक बार रीड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से जिंगी अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। फिर जिंगी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस बकवास पर मैं विश्वास कर लूँगा। पूछता है कि अगर आपने अभी लेवल 2 टेस्ट रोक दिया है तो हमारा लेवल 5 टेस्ट
भी कैंसिल क्यों नहीं कर देते हो। ये सुनकर कुछ देर तक माहौल शांत हो जाता है। असल में एन्यू जिंगी को परख रहा था। वो अभी भी जिंगी की मेमोरी नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए वो उसकी सोच और इरादे समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिंगी साफ कह देता है, पहला वाला टेस्ट नियमों के खिलाफ था। डॉक्टर ने अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन लेवल 5 का टेस्ट नॉर्मल सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब एन्यू के पास कोई बहाना नहीं बचता। वो सीधा कहता है कि अगर टेस्ट कैंसिल नहीं होगा तो मुझे उसमें जाना ही होगा। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि एन्यू टेस्ट का शौकीन है, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। एन्यू मन ही मन में सोचने लगता है, मैं टेस्ट से नफरत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पिछले 18 सालों में जितने भी टेस्ट हुए, मैंने हर एक से उतनी ही नफरत की जितनी बाकी लोगों ने। फिर भी वो हर टेस्ट में जाता था। क्योंकि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली थी। पता चला कि वो खुद टेस्ट के नतीजों को बदल सकता है, सीधे लड़कर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और मेमोरी रीडिंग शक्ति का इस्तेमाल करके। उसका तरीका हमेशा एक जैसा होता था। पहले टेस्ट को पूरी तरह समझना, लोगों की मेमोरी पढ़कर सबसे भरोसेमंद इंसान चुनना, फिर उस इंसान को गाइड करना। असल में कई बार लोग सोचते थे कि कोई पोटेंशियल बहुत समझदार है और टेस्ट सॉल्व कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे असली दिमाग एन्यू होता था। वो मॉन्स्टर की कमजोरियां समझता था, उसका पैटर्न समझता था, सही रास्ता बताता था और दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। वो खुद सामने नहीं आता था, इनविजिबल रहकर लोगों की मदद करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा बच सके। क्योंकि एन्यू के लिए हर बची हुई जान मायने रखती थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसकी मौजूदगी उतनी बेकार नहीं है जितना लोग सोचते हैं। वो कमज़ोर ज़रूर था, लेकिन उसके फैसले लोगों की ज़िंदगी और मौत बदल सकते थे। फिर वो बहुत भारी बात सोचता है, पहले मुझे लगता था कि मेरा असर बहुत छोटा है, लेकिन जिस दिन मैंने कोशिश करना छोड़ दिया उस दिन बहुत ही बड़ा हुआ। यानी आगे कहानी में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ एन्यू ने किसी टेस्ट के लोगों की मदद नहीं की और शायद बहुत सारे लोग मर गए। यही वजह है कि वो हर हाल में टेस्ट देना जाना चाहता था, क्योंकि उसके लिए टेस्ट सिर्फ अपनी जान बचाने का तरीका नहीं था बल्कि दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी भी बन चुका था। एन्यू बताने लगता है कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था। उस दिन उसने टेस्ट तो दिया, लेकिन हमेशा की तरह लोगों की मदद नहीं की, उसमें इंटरफेयर नहीं किया। उसने किसी को गाइड नहीं किया, किसी को चेतावनी नहीं दी, बस चुपचाप टेस्ट ख़त्म होने का इंतज़ार किया। जब वो वापस आया तब इंस्ट्रक्टर ने कहा, आज सिर्फ 30 लोग बचे हैं। ये सुनकर एन्यू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर उससे ज़्यादा लोग बचते थे। उसे समझ नहीं आता है कि इतनी बड़ी मौतें कैसी हो गई। तब इंस्ट्रक्टर बताता है कि आज का डेथ रेट अब तक का सबसे ज्यादा था। एन्यू को एक बहुत बड़ा सच समझा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोटी छोटी मदद असल में बहुत सारे लोगों की जान बचा रही थी। अगर वो टेस्ट में इंटरफेयर नहीं करता तो डेथ रेट बढ़ जाता था। यानी वो भले ही कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग और उसकी गाइडेंस लोगों को जिंदा रखती थी। तभी वो अपने मन में एक फैसला करता है कि जब तक मैं इस जगह से भाग नहीं जाता, मैं हर टेस्ट में अपनी पूरी कोशिश करूंगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाने की। यही असली वजह थी कि वो टेस्ट देना चाहता था। लेकिन एक और कारण भी था, जिंगी। एन्यू समझ चुका था कि उसकी शक्ति सब पर काम करती है, लेकिन जिंगी पर नहीं। ये पहली बार था जब वो किसी की मेमोरी रीड नहीं कर पा रहा था, इसलिए जिंगी उसके पूरे प्लान के लिए सबसे बड़ा अननोन फैक्टर बन गया था। इसी वजह से वो सोचता है कि जिंगी से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। आखिरकार बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जिंगी उसे टेस्ट में जाने देता है। जैसे ही उसे इजाज़त मिल जाती है, वो भागते हुए टेस्ट रूम की ओर जाने लगता है। जाते जाते मुड़कर देखता है और फिर जिंगी को थैंक यू बोलता है। थैंक यू सुनकर लेवल 1 के जितने भी लोग होते वो शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा टेस्ट में जाने के लिए अपनी मौत को बुलावा देने के लिए जिंगी को थैंक यू बोल रहा है। और यहीं पर जिंगी बस उसे चुपचाप देखता रहता है। वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मौत की तरफ इतनी खुशी से भागते देखा था। फिर जिंगी के दोस्तों के बीच बातचीत होती है। एक सिल्वर हेयर वाला अल्फा इवॉल्वर कहता है कि अगर जिंगी चाहता है तो एन्यू को अपने साथ ऊपर की दुनिया में ले जा सकता है, क्योंकि कभी कभी अल्फा इवॉल्वर किसी कमजोर इंसान को पसंद करके उसे इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकाल लेते थे। लेकिन ये मौका बहुत रेयर था। ग्रीन हेयर वाला लड़का कहता है, 0321 कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। अगर वो अल्फ़ा को खुश करता तो शायद बच जाता, लेकिन वो खुद मौत के टेस्ट में चला गया था। ग्रीन हेयर वाला पर्सन इसमें सिल्वर हेयर पर्सन का स्लेव बनकर वहाँ पर जा रहा था अपर ग्राउंड में। व्यक्ति बताता है कि डॉक्टर ने इस बार एपिसिलोन लेवल 5 टेस्ट को और ज़्यादा खतरनाक कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि अब
इसके बाद तुम कभी भी एन्यू को ना देख पाओ। शायद इस बार टेस्ट से कोई भी जिंदा ना बच पाए। ये सुनकर पहली बार जिंगी के चेहरे में चिंता जैसी एक्सप्रेशन आ जाती है। वो उस दिशा में देखने लगता है जहाँ से एन्यू अभी अभी गया था और टेस्ट शुरू हो जाता है। फिर टेस्ट ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाता है। एन्यू और लिन ही जंगल जैसे एरिया में पहुंचते हैं। एन्यू तुरंत एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसे एक सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। फिर वो ज़मीन पर फैली हुई लाल जड़ों जैसी चीज़ें देखने लगता है और तुरंत समझ आता है कि वो किसी विशाल कार्निवोरस प्लांट का हिस्सा है। वो लिनही को बोलता है कि जो भी मैं चीज़ें तुम्हें बोलूँ मुझे फॉलो करना। लिनही मन ही मन में सोचने लगता है कि एन्यू के पास कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब है कि एन्यू को मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मेरे पास पावर है, मैं उसे सेव कर सकता हूँ। एन्यू लिनही को बोलता है कि सबको चेतावनी दो कि इन ब्लड शॉट्स पर पैर मत रखना और लिनही वैसा ही करता है। लोग उसकी बात मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलने लगता है कि टेस्ट का असली मॉन्स्टर एक विशाल टाइटेन एरम प्लांट है। यह एक मांस खाने वाला विशाल पौधा था जो सड़ी हुई लाश जैसी बदबू छोड़ता था। इसकी लाल जड़ें पूरे जंगल में फैली हुई थी। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि ये कोई सामान्य मॉन्स्टर नहीं था। फिर एन्यू सबसे बड़ा क्लू देता है। वो बताता है कि एग्जिट डोर खोलने की इसी प्लांट के पेट में है, लेकिन उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ किसी के पास इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है। यानी डॉक्टर ने जानबूझकर ऐसा टेस्ट बनाया था जहाँ सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। एन्यू समझ जाता है कि इंस्टीट्यूट को शायद पता चल गया है कि कोई डेथ रेट को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने टेस्ट की डिफिकल्टी ही बढ़ा दी। लेकिन तभी एंट्रांस फिर से खुलने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टेस्ट शुरू होने के बाद कोई अंदर नहीं आता। सब सोचने लगते हैं कि क्या कोई और भी इस टेस्ट में भाग ले रहा है और यहाँ पर आ रहा है। और दिखाया जाता है जहाँ पर बीटा लेवल 2 इवॉल्वर ने उस टेस्ट में भाग ले लिया था, वहाँ पर एंटर कर लिया था। उन्हें देखकर सभी एपिसलोन लेवल 5 वाले लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले कभी अलग अलग लेवल के इवॉल्वर को एक ही टेस्ट में नहीं डाला गया था। तभी अनाउंसमेंट होती है, एपिसलोन लेवल 5 और बीटा लेवल 2 इवॉल्वर आज आप सब NPV-070 टेस्ट साथ में देंगे। ऑपरेशन करके की ढूंढो और एग्जिट खोलो। लेकिन बीटा लेवल 2 वाले खुद को बहुत सुपीरियर समझते थे। वे लेवल 5 वाले लोगों को मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बॉटम फ्लोर के वीक लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बॉटम फ्लोर वाले वीक लोग क्या कर पाएंगे आखिरकार? पता था कि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान है। तभी लिन ही सबको बताता है एग्जिट उस बड़े टाइटेन एरम प्लांट के अंदर है, लेकिन उसके पास जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेवल 2 वाले उसकी बात सीरियसली नहीं लेते। एक बीटा लेवल 2 इवॉल्वर अपनी पावर का शो ऑफ करने लगता है और सीधे प्लांट पर हमला कर देता है। शुरू में प्लांट रिएक्ट नहीं करता। सबको लगता है कि शायद ये आसान होगा, लेकिन अचानक जमीन पर फैली हुई ब्लड शॉट्स हिलने लगती है। तभी एक लेवल 2 लड़का जो उन ब्लड शॉट्स पर खड़ा हुआ था, उसी समय प्लांट उसे पकड़कर मार डालता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि ग्राउंड पर फैली ब्लड शॉट्स ही मॉन्स्टर का हंटिंग एरिया है। जो भी उन पर कदम रखेगा प्लांट उस पर हमला करेगा। एन्यू तुरंत सिचुएशन समझ आता है। वो बोलता है कि ये ब्लड शॉट्स पूरे टेस्ट फील्ड में फैलते जाएंगे। मतलब अगर प्लांट को लगातार प्रोवोक किया गया तो पूरा जंगल उसकी रीच में आ जाएगा। लेकिन लेवल 2 वाले लोग फिर भी नहीं मानते, वो रुकते नहीं हैं। उनमें से एक लड़का एक्साइटमेंट में पागलों की तरह हंसने लगता है। वो क्रेजी पर्सन था। अब मजा आएगा, वो बोलता है और लगातार मॉन्स्टर पर हमला करता रहता है। इसकी वजह से टाइटेन एरम और ज्यादा वायलेट हो जाता है। अब पूरा टेस्ट एरिया केओस में बदल जाता है। हर तरफ ब्लड शॉट्स फैलने लगते हैं। सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी एन्यू की नजर एक छोटी सी फ्लावर प्लांट पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि बाकी जगह ब्लड शॉट्स फैल चुके हैं, लेकिन उस फ्लावर के आसपास नहीं। यहीं पर एन्यू को क्लू मिलता है। उसे समझ आता है कि शायद ये फ्लावर टाइटेन एरम की कमजोरी से जुड़ा हुआ है। फिर वो तुरंत प्लान बनाता है। वो लिनही को कहता है कि सबको ट्रीज और बाइंस पर चढ़ने को बोलो और किसी को भी नीचे उतरने के लिए मना कर दो क्योंकि ग्राउंड अब सेफ नहीं था। और लिनही वैसा ही करता है सेम। फिर एन्यू सीक्रेटली एक नाइफ निकालता है और उस फ्लावर को उसके साथ बांध देता है और अपनी पूरी बॉडी पर भी उस फ्लावर के रस और उस फ्लावर की वेल्स को अपनी पूरी बॉडी में लपेट लेता है। लिनही उसे इस तरह से देखकर पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन एन्यू पूरी बात नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जब मैं सिग्नल दूं जोर से चिल्लाना ताकि सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। असल में एन्यू अकेले ही मॉन्स्टर की वीकनेस टेस्ट करना चाहता था। इस दौरान दूसरी तरफ बीटा लेवल 2 वाले अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि प्लांट बहुत ड्यूरेबल है। जितना अटैक करो उतना अग्रेसिव होता जा रहा है। लोग उस क्रेजी पर्सन को रुकने के लिए भी कहते हैं, लेकिन
वो एरोगेंट लेवल 2 वाला लड़का बोलता है, अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। उसे बाकी लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं थी। उधर ऊपर डॉक्टर VIP रूम में बैठकर ये सब देख रहे थे और मज़ा ले रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। डॉक्टर चिंता जताने लगता है, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे विटा लेवल 2 एवॉल्वर भी मर जाएंगे। लेकिन दूसरा डॉक्टर हंसकर बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधे अभी भी बचे हुए हैं। यानी इंस्टीट्यूट के लिए इंसान सिर्फ डिस्पोजेबल टेस्ट सब्जेक्ट थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, जिंगी की तरफ दिखाया जाता है। जिंगी और दूसरे अल्फा लेवल 1 इवॉल्वर VIP रूम में टेस्ट देख रहे थे। उन्हें बताया जाता है कि ब्लड शॉट्स अब पूरे जंगल में फैल चुके हैं। लेवल 5 वाले शायद पूरी तरह मर जाएंगे। सर्वाइवल रेट सिर्फ 10% के आसपास है। मतलब इस बार टेस्ट प्रैक्टिकली डेथ ट्रैप बन चुका था। लेकिन जिंगी शांत होकर सिर्फ एक चीज सोच रहा था, एन्यू, क्योंकि उसने पहली बार किसी कमजोर इंसान को इतनी डेस्परेटली जीने और दूसरों को बचाने की कोशिश करते देखा था। भले ही जिंगी बाहर से शांत था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका ध्यान बार बार एन्यू पर जा रहा था। तभी उसकी स्पिरिट विजन प्रकट हो जाती है। अब यहाँ रिवील होता है कि जिंगी के पास 2 स्पिरिट है, विजन और मशीन। ये दोनों उसकी पावर से जुड़ी एंटिटीज थी। विजन जिंगी से कहती है, उस लड़के की सोल की विंडोज अभी भी खुली है, वो अभी भी जिंदा है। मतलब विजन एन्यू की लाइफ प्रेजेंस महसूस कर पा रही थी। विजन नोटिस करती है कि जिंगी सीक्रेटली एन्यू की चिंता कर रहा है, लेकिन जिंगी कैजुअली बोलता है, इतनी छोटी चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। विजन बार बार जिंगी को मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने लगती है कि वो एन्यू के बारे में चिंता करता है, लेकिन एन्यू मानता नहीं है और उसे वापस जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही वो वापस उसकी मेमोरी में चली जाती है, दूसरी स्पिरिट मशीन आती है। मशीन को विजन पसंद नहीं थी, दोनों स्पिरिट के बीच में राइवलरी थी। विजन फिर कहती है, मुझे महसूस हो रहा है कि अब जिंगी की रुचि हमसे ज़्यादा उस लड़के में होने लगी है। ये सुनकर मशीन इरिटेट हो जाती है। यानी पहली बार कोई इंसान जिंगी के इंटरेस्ट का सेंटर बन रहा था, वो था एन्यू। उधर टेस्ट एरिया में केओस जारी था। सभी लोग ट्रीज पर छिपे हुए थे, जबकि नीचे विटा लेवल 2 वाले लोग मॉन्स्टर पर पागलों की तरह अटैक कर रहे थे। डॉक्टर्स ऊपर बैठकर सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। तभी एन्यू अपना प्लान शुरू करता है। वो काउंटडाउन शुरू करता है, 5 4 3 2 1। फिर ही जोर से चलाता है, ग्रैंड माँ, मैं वापस अपर ग्राउंड में जरूर आऊंगा और आपको जरूर बचाऊंगा, आपकी इलाज करूंगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उसी समय विजन जिंगी से कहती है, देखो वहाँ वो है एन्यू। अब जिंगी की नजर एन्यू पर जाती है। एन्यू पूरी तरह से फोकस था, वो उसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक वो बड़ी टाइटेन एरम के मुंह के अंदर जंप कर जाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि वो सुसाइड कर रहा है या कुछ और। उन्हें लगता है कि शायद वो उनका इल्यूजन है, क्योंकि उनका ध्यान तो लिन्ही की ओर था। यहीं पर प्लांट के माउथ में एन्यू को दिखाया जाता है, जो अंदर जाकर एन्यू को पता चलता है कि उसके शरीर पर जो पर्पल नाइट स्काई ग्रास थी, वो टाइटेन एरम के लिए पॉइजन की तरह काम कर रही थी। यानी कि वो मॉन्स्टर प्लांट उस हर्ब को सहन नहीं कर पा रहा था। फिर एन्यू को मॉन्स्टर के पेट के अंदर एग्जिट की मिल जाती है। वो तुरंत की उठा लेता है। धीरे धीरे पॉइजन असर दिखाने लगता है। टाइटेन एरम सूखने लगता है, उसकी ब्लड सोर्स काली पड़ने लगती है। पूरा का पूरा कार्निवोरस मॉन्स्टर मरने लगता है। लिन ये देखकर समझ आता है कि ये सब एन्यू ने किया है। फिर अचानक प्लांट का पेट फट जाता है और अंदर से एन्यू बाहर निकलता है। पूरा सीन बहुत सिनेमैटिक था। सभी लोग शॉक्ड थे कि एक पावरलेस एपिसलोन लेवल 5 लड़के ने अकेले जेंट मॉन्स्टर को मार दिया। लिन उसके पास भागकर आ जाता है। एन्यू तुरंत उसे की देता है, लेकिन उसी समय एन्यू रियलाइज करता है कि अब सबकी नज़र उस पर है। वो फिर से अटेंशन का सेंटर बन गया है, जिससे वो हमेशा बचना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से फोकस हटाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, जल्दी एग्जिट डोर की तरफ जाओ। वो एग्जिट डोर के सबसे क्लोज वाले पर्सन, नज़दीक वाले पर्सन के पास की फेंकता है और उससे एग्जिट डोर खोलने के लिए बोलता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब वो बच जाएंगे, लेकिन तभी वही क्रेजी बीटा लेवल 2 एवॉल्वर सामने आता है। जिसके पास की थी, वो उस पर्सन को अपने पावर के साथ वहीं पर मार देता है और की को अपने पास ले लेता है। ये देखकर पूरा माहौल फिर से डर में भर जाता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम वीक लोग खुश क्यों हो रहे हो? मॉन्स्टर हमारी वजह से मरा है। असल में वो जानबूझकर लेवल 5 वाले लोगों को प्रे की तरह देख रहा था। अब उसका असली मकसद सामने आता है। वो टेस्ट खत्म नहीं करना चाहता था, वो लेवल 5 वाले लोगों को मारकर अपनी पावर इंप्रूव करना चाहता था। यानी उसके लिए ये टेस्ट नहीं बल्कि हंटिंग गेम था।
एन्यू ये देखकर समझ आता है इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बीक हमेशा स्ट्रॉन्ग का शिकार बनते हैं। अब सारे लेवल 5 वाले लोग पैनिक से भागने लगते हैं, कुछ जंगल में छिप जाते हैं। फिर उन्हें SOS बटन दिखता है। उन्हें लगता है कि अगर बटन दबा दिया जाए तो टेस्ट ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई बटन की तरफ भागता है वो क्रेजी बीटा लेवल 2 इवॉल्वर उसे मार देता है। उसी समय एक एक करके वो सबको मारने लगता है जो भी SOS बटन की ओर जाने लगता है। लिन डर कर बोलता है अब हम SOS बटन तक भी नहीं पहुंच सकते। बाकी बीटा लेवल 2 इवॉल्वर भी डरने लगते हैं क्योंकि अब वो बीटा लेवल 2 वाला इवॉल्वर पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था और पागल होता जा रहा था। लेकिन क्रेजी पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैंने अभी तक प्रैक्टिस पूरी भी नहीं की, कोई बाहर नहीं जाएगा। उसका गोल था और लोगों को मारना, अपनी स्काई वैल्यू बढ़ाना, फिर एडवांसमेंट टेस्ट देकर और स्ट्रॉन्गर बनना। यानी इस इंस्टीट्यूट ने ऐसे मॉन्स्टर पैदा किए थे जो इंसानों को इंसान ही नहीं समझते थे। ऊपर डॉक्टर VIP रूम में बैठे टेस्ट को देख रहे थे और क्रेजी बीटा लेवल 2 इवॉल्वर लगातार लेवल 5 वाले लोगों को मारता जा रहा था और कुछ डॉक्टर उसे देखकर खुश हो रहे थे। एक डॉक्टर एक्साइटेड होकर बोलता है बहुत बढ़िया, ये लड़का पूरी तरह लुनेटिक है, एक पागल है। इस स्पीड से वो जल्दी ही अल्फा लेवल 1 में पहुंच जाएगा। यानी उसके लिए इंसानों को मारना भी टैलेंट था। लेकिन तभी वहाँ मिस हेलेन आ जाती है। मिस हेलेन उन्हीं डॉक्टरों को चिल्लाकर बोलने लगती है जो हमेशा एन्यू की केयर करती थी, तुम लोग इस टेस्ट को रोक क्यों नहीं दे रहे हो जबकि टेस्ट खत्म हो चुका है। ये सुनकर एक क्रेजी डॉक्टर बोलता है अभी तक टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, ना तो एग्जिट डोर खुला है, की का यूज किया गया है, ना ही SOS बटन को दबाया गया है। इसका मतलब है कि टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है और टेस्ट अभी भी जारी है। तो मिस हेलेन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है तुम लोगों ने शुरू से ही एपिसलोन लेवल 5 वालों को सेक्रीफाइस करने का प्लान बनाया था, राइट? क्योंकि गैमा लेवल 3 और डेल्टा लेवल 4 को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने सबसे कमज़ोर लोगों को चुना ताकि बीटा लेवल 2 वाले उन्हें आसानी से मारकर अपनी पावर बढ़ा सके। लेकिन बाकी डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हेलन का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक डॉक्टर बोलता है तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हेलन, अगर हर लेवल 5 वाले फिक की चिंता करोगी तो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगी। उधर टेस्ट एरिया में एन्यू सब समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि SOS बटन प्रेस होने से पहले कोई रिसर्चर मदद नहीं करेगा। यही हिडन रूल था जिसने सालों से हजारों लोगों की जान ली थी। तभी लेन ही वहां से जाने लगता है। एन्यू उसका हाथ पकड़कर बोलता है आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? नहीं बोलता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया जाएगा तो सब लोग मारे जाएंगे। वो एन्यू से कहता है मैं उसे थोड़ी देर रोकूंगा। तो इस मौके पर SOS बटन दबाना और फिर वहां अकेला उस क्रेजी बीटा लेवल 2 इवॉल्वर की तरफ भाग जाता है। एन्यू उसे जाते हुए देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ी समय में समझ लिया था कि लिन ही ऐसा इंसान है जो खुद मर जाएगा लेकिन दूसरों को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। यहीं पर सामने दिखाया जाता है जहां पर बीटा लेवल 2 उस लिनही पर अटैक करने वाला था। ये देखकर एन्यू जल्दी से उस बीटा लेवल 2 के गले को पकड़ लेता है, नाइफ से उसके हाथ पर वार कर देता है। एन्यू सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए मुझे उसके डोमिनेंट हैंड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि उसे हाथ की वजह से ही वो इंसान अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन प्लान फेल हो जाता है। वो लड़का हंसने लगता है और बोलता है मेरा डोमिनेंट हैंड तो लेफ्ट हैंड है। उससे से अपनी पावर को अनलीश कर देता है और एन्यू को दूर जाकर फेंक देता है, उसे मारने लगता है। इसके बाद वो क्रेजी पर्सन अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और एन्यू पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है और एन्यू वहाँ पर सेव होता है। लेकिन जो क्रेजी पर्सन होता है उस पर अटैक किया गया था और दिखाया जाता है कि वो क्रेजी पर्सन किसी के पैरों के नीचे दब गया था। जब सब देखते हैं तो वहाँ पर जिंगी खड़ा था। जिंगी ने फाइनली इंटरवेन कर दिया था। जिस इंसान ने पहले कहा था कि उससे फर्क नहीं पड़ता है वही आखिर में खुद नीचे उतर आया ताकि वो एनी को बचा सके। उस लेवल 2 वाले क्रेजी पर्सन की ओर देखता है और बोलता है तुम लोग इंसान हो, जंगली जानवर नहीं। फिर वो सबको वार्निंग देता है वो लोग रूल्स तोड़कर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, उनका यही अंजाम होगा। यानी जिंगी ने इनडायरेक्टली उस बीटा लेवल 2 इवॉल्वर को एग्जाम्पल बना दिया। दौरान बाकी लेवल 5 वाले लोग मौका पाकर SOS बटन दबा देते हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है कि टेस्ट यहीं पर ही खत्म हो चुका है, सभी लोग अब वापस जा सकते हैं। सभी फाइनली बचाते हैं लेकिन एन्यू अब पूरी तरह से घायल हो चुका था। मुश्किल से खड़ा होता है और लिनही की ओर देखता है। उसकी पहली चिंता खुद नहीं बल्कि लिनही था। जिंगी से विनती करने लगता है प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त को बचा लो। और ये बोलते बोलते वो जिंगी की बाहों में बेहोश हो जाता है। एन्यू बेहोश हो जाता है। जिंगी उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की ओर ले जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं इंस्ट्रक्टर पूछता है क्या उसे एपिसलोन लेवल 5 इन्फीरियरी में भेज देना चाहिए मेडिकल
चेकअप के लिए, लेकिन जिंगी मना कर देता है और बोलता है कि वो अंदर नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ऊपर जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मोमेंट था क्योंकि एक अल्फा लेवल 1 इवॉल्वर पहली बार किसी एप्सिलॉन लेवल 5 को पर्सनली अपने साथ ले जा रहा था, वो भी जिंगी ने कभी ऐसा नहीं किया था। फिर वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि आखिरकार इससे क्या बोलते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि इसका नंबर है 0321, लेकिन फिर जिंगी उसे रोक कर पूछता है, मैंने उसका नंबर नहीं उसका नाम पूछा है। फिर उसे बताया जाता है कि उसका नाम एन्यू है और जिंगी धीरे धीरे उसका नाम दोहराता है, एन्यू। जिंगी एन्यू को मेडिकल रूम में लेकर आ गया था और अगले दिन एन्यू की आंख इन्फर्मरी में खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक उसे अपने सामने किसी के बैठे होने का एहसास होता है। वो जिंगी था। जिंगी शांत आवाज़ में बोला, तो तुम आखिरकार उठ ही गए। जिंगी की आवाज़ सुनते ही एन्यू चौंक गया और मन ही मन में सोचने लगा, ये आवाज़ ये तो वही अल्फा लेवल 1 का इंसान है जिसका नाम जिंगी था, राइट। आखिरी बार बेहोश होने से पहले मैंने उसी को ही देखा था। वो मुझे अंधेरे में देख रहा है, मुझसे बात कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसने मेरी आंखों की रोशनी चुरा ली है, वो भी बिना मेरी अनुमति के एक बार फिर से। इसके बाद एन्यू अपने आसपास का माहौल को महसूस करने लगता है। हल्की नमी, एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी खुशबू, फूलों की महक और मेडिकल अल्कोहल की गंध के साथ। ये कैसा अजीब मिश्रण है। क्या ये अल्फा लेवल 1 की इन्फर्मरी है। जिंगी उसे बेचैनी से इधर उधर टटोलते हुए देखकर बोला, इधर उधर देखना बंद करो, मैं पहले ही तुम्हारी आंखों की रोशनी को चुरा चुका हूँ, तुम अब देख नहीं पाओगे। ये सुनते ही एन्यू घबरा जाता है। वो बोलने लगता है, प्लीज़ मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दो, मैं एक पावरलेस इंसान हूँ, मेरे लिए मेरी इंद्रियाँ बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी दृष्टि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिंगी हल्की मुस्कान के साथ बोला, अजीब है, तुम्हारी आवाज़ में मुझे ज़रा भी विनती जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है, तुम्हें मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, राइट। एन्यू कुछ देर तक चुप रहता है, फिर वो धीरे से बोलता है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तभी उसे अपने दोस्त लिन्ही की याद आती है। वो जल्दी से जिंगी से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि लिन्ही कैसा है। जिंगी बोला, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, राइट। मैंने उसके रिसर्चर से पूछा था, वो बस एक पोटेंशियल था जो अपर ग्राउंड से अभी अभी एप्सिलॉन लेवल 5 में आया था, अंडरग्राउंड लैब में। कल तुम दोनों की पहली मुलाकात थी और तुम दोनों मुश्किल से ही 1 घंटे से एक दूसरे को जानते थे। फिर भी तुमने झूठ बोला कि टेस्ट पसंद है, फिर उसे बचाने के लिए टेस्ट देने पर अड़ गए। मैंने सुना था कि तुम बस एक चालाक इंसान हो जो दूसरों के सहारे टेस्ट पास करता है, लेकिन कल तुम्हारा प्रदर्शन देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। कमाल है। या फिर तुम्हारे उस दोस्त में कुछ ऐसा था जिसके लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, मैं इस अल्फा आदमी को ये नहीं जानने दे सकता हूँ कि मेरे पास सुपर पावर्स है। फिर वह बोला, हाँ ये सच है कि मैं और लिन्ही अभी अभी मिले हैं, बस मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है और मैं उससे बचाना चाहता था, और संयोग से मुझे टेस्ट के बारे में थोड़ी समझ थी जिस कारण से मैं उस टेस्ट को जीत गया। फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है, क्या लिन्ही मेरा दोस्त नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसकी यादें पढ़ ली थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और इसलिए मैंने उसे अपना दोस्त मान लिया। उसने जिंगी से कहा, उसे बचाने के लिए, लिन्ही को बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन जिंगी शांत स्वर में बोला, उसके लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल रात ही तुम्हारा दोस्त लिन्ही मर गया है। एन्यू के मन में जैसे सब कुछ थम गया, वो मर गया, उसे बचाया नहीं जा सका। जिंगी बोला, उन्होंने कहा कि उसके प्रतिद्वंदी का स्काई वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उसके दिल और फेफड़ों की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी। सुनकर एन्यू कुछ देर शांत रहा, फिर शांत स्वर में बोला, आई सी। उसकी उस प्रतिक्रिया देखकर जिंगी हल्का मुस्कुराया और बोला, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो उदासीनता है वो उस समय से बिल्कुल उलट है जब तुम उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। अब तुम ऐसा फील कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर तुम्हें उसकी ज़िंदगी या मौत से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तुमने उसे बचाया ही क्यों। एन्यू सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना भावहीन हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी ज़िंदगी या मौत से परवाह नहीं है। किसी की जान बचाने की इच्छा और किसी की मौत का दुख मेरे लिए दो अलग भावनाएं हैं। पहली भावना मुझ पर बहुत गहरा असर डालती है क्योंकि अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो शायद किसी को बचाया जा सकता है,
लेकिन मौत ऐसी है जो बदले नहीं जा सकती। पहले मैं ट्रॉमा में डूब जाता था, लेकिन अब मैं उसका आदी हो चुका हूँ। अब वो दर्द मेरे लोगों को बचाने की इच्छा को दबा नहीं सकता। लेकिन जो बात मुझे उलझाती है वो ये है कि मैं यहाँ जीवित रहने का रास्ता क्यों खोज रहा हूँ, जबकि मैं मौत के प्रति इतना ज़्यादा उदासीन हो चुका हूँ। शायद जीने की इच्छा मेरे आधे इंसानी खून की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। फिर वो जिंगी से बोला, मैंने उसके अस्तित्व की रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मौत को स्वीकार भी कर लिया। बस इतना ही। एन्यू की ये बात सुनकर जिंगी कुछ देर तक उससे चुपचाप देखता रहता है। फिर वो खड़ा हुआ और जाते हुए बोला, अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। उसे जाता हुआ देखकर एन्यू जल्द से उठने की कोशिश करता है और घबरा कर बोला, रुको, जाने से पहले मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दो। जल्दबाजी में वो कंबल से उलझ जाता है और गिरने ही वाला था, लेकिन सीधे जाकर जिंगी की बाहों में गिर जाता है। जिंगी उसे पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, तो अब तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, राइट? अभी तक तुम बहुत ही ज़्यादा शांत थे, लेकिन अब तुम सच में घबरा रहे हो। एन्यू पूरी तरह बेताब होकर कांपती आवाज़ में कहने लगा, प्लीज़ मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दो, मेरी दृष्टि मुझे लौटा दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इतना बोलने के बाद एन्यू मन ही मन में सोचने लगता है, बिना दृष्टि बिना इंद्रियों के मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। शायद जीने की मेरी इच्छा मेरी कल्पना से भी कई ज़्यादा मजबूत है। जिंगी उसे देखकर हल्का मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस कर देता हूँ। इतना कहकर वो एन्यू की दृष्टि को लौटा देता है। अचानक रोशनी वापस आने की वजह से एन्यू की आंखें चुभने लगती है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और ध्यान से जिंगी के चेहरे को देखने लगता है। उसके चेहरे को देखकर वो मन ही मन में सोचने लगा, मुझे पहले कभी उसका चेहरा इतने करीब से देखने का मौका ही नहीं मिला। मैं ये मानने से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि उसकी शक्ल इवॉल्वर्स में सबसे आकर्षक लोगों में आती है, लेकिन उसकी आंखों में ये गहरी और भयानक शक्ति है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसे ऐसे ही देखता रहा तो वो मुझे पूरी तरह से पढ़ लेगा। ये सोचकर वो तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है और कमरे के बाकी हिस्से देखने लगता है। फिर वो जिंगी से पूछता है, क्या ये अल्फ़ा लेवल 1 की इन्फर्मरी है? जिंगी जवाब देता है, लेवल 1 इन्फर्मरी इतनी ज़्यादा साधारण नहीं होती है, ये एक गामा लेवल 3 की इन्फर्मरी है। फिर वो एन्यू को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाने लगता है और बोलता है, कल तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो तुम टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए पहले तुम्हें यहाँ लाया गया। क्या हुआ, मेरे फ्लोर को देखने जाना चाहते हो? एन्यू तुरंत मना करते हुए बोलता, नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। क्या मैं अब लेवल 5 एरिया में वापस जा सकता हूँ? लेकिन मन ही मन में सोच रहा था, बेशक मैं देखना चाहता हूँ लेवल 1 फ्लोर को, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। जब मेरी सुपर पावर तुम पर काम ही नहीं करती है, तब तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिंगी उसे देखकर बोला, तुम अपनी उस घटिया बॉटम फ्लोर पर वापस जाने के लिए इतना ज़्यादा उतावले क्यों हो? फिर उसने उसे दोबारा आराम से बिस्तर पर लटा दिया। एन्यू बोलने लगता है कि मुझे डर है कि मेरे रिसर्चर परेशान हो जाएंगे। ये उसकी बात सुनकर बोला, परेशान? कोई भी रिसर्चर सच में किसी इवॉल्वर की ज़िंदगी या मौत की चिंता नहीं करता है, और जब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक ज़्यादा मत हिलो। एन्यू बोला, मुझे तो लग रहा है कि मेरा शरीर अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैं बिल्कुल बेहतर नहीं हूँ। उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगभग गिरा ही दिया था। जिंगी उसे देखते हुए बोला, मैं मेडिकल स्टाफ को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वो तुम्हारी हालत जांच कर सके और तय करे कि तुम सच में ठीक हो या नहीं। अच्छे बच्चे बन के रहो और हिलना मत। अगर तुम इधर उधर भागे तो मैं फिर से तुम्हारी आंखों की रोशनी को चुरा लूंगा। इतना कहकर वो जाने लगा। अचानक एन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और धीमी आवाज में कहता है, मेरी जान बचाने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और मेरा इलाज करने के लिए भी थैंक यू। जिंगी कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आने के बाद एन्यू अपने हाथ की ओर देखने लगा और सोचने लगा, मैं अब भी इस आदमी की मेमोरीज को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कितना अजीब है कि मेरी पावर इस पर काम नहीं कर रही है। काफी समय बाद मुझे ऐसी निराशा महसूस हो रही है। मुझे समझना होगा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों हूँ और अब आगे क्या करना है। पहला कारण लिनही की मौत। अगर मैं उसके कदम उठाने से पहले कोई तरीका सोच पाता तो शायद सब ऐसा कुछ नहीं होता और उसकी जान बचाती, लेकिन मैंने उसकी मौत को चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब मैं ऊपर की दुनिया में पहुंचूंगा तो मैं उसके परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें गहरी हो जाती है और वो बोलता है, दूसरा कारण जिंगी है। मेरी सुपर पावर उस पर काम नहीं करती। मैं उसकी पर्सनैलिटी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब मेरे नियंत्रण सीमा से बाहर है। वो मेरी भागने में मदद नहीं करेगा, बल्कि शायद मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। उसने गहरी सांस ली और सबसे बुरी बात यह है कि उस पर
अपनी शक्ति इस्तेमाल करने में असफलता होना मेरी आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। सीधे शब्द में कहूँ तो मुझे उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मैंने उसका लेवल 1 एक्सेस कार्ड निकाल लिया। कहा जाता है कि एन्यू के हाथ में सचमुच जिंगी का एक्सेस कार्ड था। वो कार्ड को देखते हुए हल्के मुस्कान के साथ बोला, मैं आज रात यहाँ से निकल सकता हूँ, यहाँ से भाग सकता हूँ। और उसी पल उसने तय कर लिया कि आज रात इसमें इंस्टीट्यूट और एक्सपेरिमेंट लैब से भागकर ही रहेगा। दूसरी तरफ जिंगी को दिखाया जाता है जिसके सामने अल्फा लेवल 1 रिसर्चर एडी खड़ा था। एडी ने पूछा, तुम अचानक से एपिसिलोन लेवल 5 इवॉल्वर की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? इस समय जिंगी एन्यू की पूरी फाइल को देख रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन को देख रहा था। वो बोलने लगता, उससे जन्म के तुरंत बाद यहाँ पर लाया गया था। एडी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, उसकी माँ एक एक्सटेंट है और उसका पिता एक इंसान है। उसकी एक बहन भी थी, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो इवॉल्वर है या नहीं है। कुछ जांच पड़ताल के बाद उन पागलों ने उसे सीधे उसके माता पिता से छीन लिया था। उन्होंने तो सिर्फ एक पावरलेस बच्चे को लाने के लिए आग तक लगा दी थी। कि जिंगी धीरे से बोला, वो 18 साल का है, यानी वो पिछले 18 सालों से अंडरग्राउंड में रह रहा है। एडी जवाब देता है, हाँ, तुम्हारे लिए जो यहाँ सिर्फ 6 महीने से है, 18 साल बहुत ही ज़्यादा लंबे लग रहे होंगे, लेकिन उस लड़के के लिए ये सब सामान्य बन चुका है, उससे अब फर्क नहीं पड़ता। फिर एडी गंभीर होकर बोला, और तुम्हारे बारे में, तुम्हारी स्काई वैल्यू लगातार अस्थिर होती जा रही है। तुम्हें मशीन की रक्षण पर नियंत्रण करना ही होगा, उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी शक्ति बनाना होगा, वरना वही तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हें ही नष्ट कर देगी। जिस महिला ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है वो तुम्हारी असली माँ नहीं है, राइट? वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारी शक्ति का विकास दूसरों के 10 गुना अधिक खतरनाक है। ये लगभग तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ देने जैसा है, समझ रहे हो, राइट? एडी कुछ पल रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, इस प्रोजेक्ट के बाद किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी की थोड़ी ज़्यादा परवाह करो। यहाँ किसी के पास अपनी ज़िंदगी या मौत चुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन हर किसी के पास जीवित रहने का मौका ज़रूर है। एडी की बात सुनकर जिंगी को एन्यू की बातें याद आने लगती है और फिर वो सोचता है वो 18 सालों से अंडरग्राउंड में रह रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि उसकी सोच और व्यवहार सामान्य लोगों से बिल्कुल ही अलग है। तभी अचानक एक बीप की आवाज़ आती है। दोनों हुई शॉक्ड होकर एक मशीन की ओर देखते हैं। जिंगी स्क्रीन की ओर देखकर पूछता है, ये क्या है? एडी जवाब देता है, ये लेवल 1 कार्ड की एंटी थेफ्ट सिस्टम है। खा रहा है कि तुम्हारा लेवल 1 कार्ड इस्तेमाल किया गया है। अगर सिस्टम पुष्टि कर ले कार्ड का उपयोग मालिक नहीं कर रहा है तो तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक होने लगेगी। क्या तुमने आज अपना कार्ड खो दिया है? जिंगी अपनी जेब चेक करने लगा और बोला, आज मैं कार्ड की जगह फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सच में मेरा कार्ड गायब है। एडी बोला, शायद किसी ने उसे उठा लिया है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो कब गिरा था? अगर तुम उसे वापस नहीं लेना चाहते तो अभी डिसेबल भी कर सकते हो। उसी पल जिंगी को एन्यू के साथ हुआ वो बेहद करीब वाला पल याद आता है जब एन्यू उसके सीने से आकर टकराया था। वो याद आते ही जिंगी अचानक हंस पड़ा और बोलता, ओ तो ये बात है। तो बात ये है, वो छोटा हैबिचुअल चोर, तुम्हारा वो मासूम और खूबसूरत चेहरा सब अभिनय था। तुमने मुझे अपने गार्ड नीचे करने पर मजबूर कर दिया और मेरी शक्ति का इस्तेमाल रुकवा दिया और यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। निकला क्या? तुम्हारा असली निशाना तो मेरा कार्ड था। मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में उत्साह चमकने लगा। अब समझ आया, भीड़ में सबकी आंखों में डर था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी आंखें अलग थी। तो यही वो इंसान है जिसने बार बार अल्फा के कार्ड चुराने की हिम्मत की। लगता है कि उन निडर आंखों को सच में एक बार पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। फिर वो तुरंत एडी को बोलता है, सर्विलेंस कैमरा चालू करो। एडी हैरान होकर बोला, मैंने तुम्हें पहले भी सर्विलेंस कैमरा दिखाने की अनुमति दी थी, लेकिन तुमने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और बेकार है। अब अचानक क्या हुआ? जिंगी तुरंत बीच में बोल पड़ा, बातें बंद करो और जल्दी करो। थोड़ी और देर होगी तो वो छोटा चोर सच में भाग जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और एन्यू को गामा लेवल 3 फ्लोर पर दिखाया जाता है, जहां वो चुपचाप वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन में सोचने लगा, मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड की मेमोरीज पढ़कर मैंने एस्केप रूट और सर्विलेंस रोटेशन टाइमिंग का पता कर लिया है। भले ही मैं सर्विलेंस कैमराज में खुद को हाइड न कर पाऊँ, लेकिन फिर भी जब तक मैं लेवल 1 कार्ड इस्तेमाल करता रहूँगा और हर फ्लोर में सही रूट को फॉलो करूँगा, तब तक उन्हें समय रहते मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। मैं जल्द ही टॉप फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा। फिर उसे अल्फा लेवल 1 फ्लोर पर दिखाया जाता है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए आगे बढ़ रहा था।
ये वही सीन होता है जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एनयू को भागते हुए देखा था। उसी समय दिखाया जाता है कि जिंगी कैमरास के थ्रू एनयू की हर मूवमेंट को देख रहा था। वो मन ही मन में सोचने लगा, वो इस कार्ड का इस्तेमाल करके भागना चाहता है। क्या उसे सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़े जाने का ज़रा भी डर नहीं है? और क्या उसने टाइमिंग भी पहले से प्लान कर ली थी? फिर जिंगी ने पूछा, रात में सर्विलेंस रूम का शिफ्ट हैंड ओवर टाइमिंग क्या है? एडी बोला, रुको मैं चेक करता हूँ। वो बताता है कि 12 AM, 3 AM और 5 AM। तभी उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि इस समय ठीक 3 बज रहे हैं। एडी हैरानी से बोला, क्या ये वही एपिसलोन लेवल 5 नहीं है जिसे तुमने बचाया था? क्या उसी के पास तुम्हारा कार्ड है? क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है? जिंगी शांत आवाज में बोला, एडी तुम्हारे हिसाब से एक पावरलेस एपिसलोन लेवल 5 के पास इंस्टीट्यूट के सारे एस्केप रूट और सर्विलेंस शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी होने की कितनी ज़्यादा संभावना है? एडी तुरंत बोला, 0, शायद बिल्कुल भी नहीं। तब जिंगी बोला, हर लेवल की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे रिसर्चर हो या इवॉल्वर। जब तक कोई अगले लेवल पर एडवांस नहीं हो करता उसे हायर लेवल की जानकारी नहीं दी जाती। एडी को सोचकर बोला, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, किसी फाउंडर डॉक्टर ने उसे ये जानकारी दी होगी। जिंगी धीरे से दोहराता है, फाउंडर? एडी सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम जानते हो कि इस दुनिया में 3 रेसेस है, मैजिकल रेस, नॉन मैजिकल रेस, एक्सटेंट ह्यूमंस और मिक्स्ड ब्लड इवॉल्वर। हम मिक्स्ड ब्लड लोग सामान्य इंसानों की तरह पावरलेस पैदा होते हैं, लेकिन रिफैक्टरिंग नाइट के दौरान हमारी शक्ति अवेकन होती है। इस शक्ति को लोग मैजिक से अलग पहचान देने के लिए रिफैक्टरिंग पावर या सिंपली सुपर पावर कहते हैं। फिर एडी ने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना शुरू किया। अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डंगजियन शुरुआत में इंसानों द्वारा सेल्फ प्रोटेक्शन साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन उस रात जब मिक्स्ड ब्लड इवॉल्वर की पावर अवेकन हुई, इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर ने, जिसने अपनी मिक्स्ड रेस आइडेंटिटी छुपा रखी थी, अपनी शक्ति प्राप्त की और उसी समय इंस्टीट्यूट से विश्वासघात कर लिया। वही आदमी आज डंगजियन का ऑनर भी है, रॉकफेलर। उसने इंस्टीट्यूट को पूरी तरह रिकॉग्नाइज कर लिया। जो जगह पहले इंसानों की रिसर्च फैसिलिटी थी, वो मिक्स्ड ब्लड इवॉल्वर पर एक्सपेरिमेंट करने वाली लेबोरेटरी बन गई। जिन ह्यूमन डॉक्टर्स ने इस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी थी, उन्हें बॉटम फ्लोर पर एक्साइल कर दिया गया और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रखा गया। उस दिन के बाद डंगजियन अपने ओरिजिनल पर्पस से भटक गया। अब यहाँ सिर्फ मिक्स्ड ब्लड सुपर पावर को डेवलप करने के लिए क्रूल इकोलॉजिकल लॉज के तहत रिसर्च होती है। एडी ने हल्की सांस लेते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन यही सबसे संभव रीज़न है कि उस एपिसलोन लेवल 5 के अपर फ्लोर की जानकारी है। किसी ह्यूमन डॉक्टर ने उसे सब कुछ बताया होगा। तभी कैमरा फीड में दिखाया जाता है कि एन्यू अब आखिरी फ्लोर तक पहुंच चुका है। एडी जल्दी से बोला, मिस्टर जिंगी, अब हमें सिक्योरिटी गार्ड को उसे अरेस्ट करने के लिए कहना ही होगा, राइट? हालांकि शायद उसे तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन जिंगी शांत भाव में बोला, जरूरत नहीं है, आखिरकार उसकी लाइफ इस इंस्टीट्यूट की नहीं है बल्कि मेरी है। इतना कहकर उसने अपनी एक्सेस कार्ड सिस्टम को डिसेबल कर दिया। अचानक एन्यू के हाथ में पकड़ा कार्ड काम करना बंद कर देता है। एक तेज बीप की आवाज़ आती है। एन्यू हैरानी से कार्ड की ओर देखने लगता है। उसी समय दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। घबरा कर वो एक साइड पैसेज के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, जो अपने आप ही अचानक से खुल गया था। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा और हर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे के सारे डोर लॉक्ड थे। फिर अचानक उसे एक डोर अनलॉक्ड मिलता है। उसे ये सब कुछ सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था जैसे जिंगी जानबूझकर उसके लिए रास्ते खोल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिरकार वो कौन कर रहा है। पहले उसने उसे अपनी इन्फर्मरी में रखा, फिर जब वो भागने लगा तो उसके पीछे आ गया और अब उसने उसकी आईसाइट तक छीन ली थी। तभी अंधेरे कमरे में जिंगी की आवाज़ सुनाई देती है, तो अब जाकर तुम्हें समझ आया लिटिल फूल। मैंने अपनी पावर तुम पर 2 बार इस्तेमाल की, लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं पाए कि मैं तुम पर अपनी पावर का यूज़ कर रहा हूँ। फिर वो धीरे से हंसा और बोला, बंद नहीं की है, मैंने सिर्फ तुम्हारी सोल की विंडोज़ को बंद कर दिया है। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट किया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे फ्लोर का कार्ड चुराने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करोगे। ये सुनते ही एन्यू शॉक्ड हो जाता है। तभी जिंगी उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने एन्यू का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, एक पावरलेस एपिसलोन लेवल 5 इतने सारे डोर लॉक्स पार कर सकता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे
पार करके इस गेट से सफलतापूर्वक भाग सकते हो। एन्यू के मन में घबराहट बढ़ने लगती है। वो सोचने लगा, ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। अब सच बताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फिर वो कांपती आवाज़ में बोलने लगा, मैं बस यहाँ से जाना चाहता था। 1 महीने बाद मुझे फाइनल टेस्ट में डाला जाएगा। अगर तब तक मेरी पोटेंशियल अवेकन नहीं होगी तो मुझे मार दिया जाएगा। मुझे आपका कार्ड लेने के लिए माफ़ कर दीजिए। कृपया मेरी आईसाइट वापस कर लीजिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन तभी जिंगी ने अचानक उसका हाथ खींच लिया। एन्यू का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे काउच पर गिर गया। अगले ही पल जिंगी उसके ऊपर झुका और उससे ठंडी आवाज़ में बोला, कमज़ोर बनने का नाटक बंद करो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम बिल्कुल भी सिंपल इंसान नहीं हो। तो तुम्हारा मुंह सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरा हुआ है। फिर वो उसके और करीब आकर बोला, इतने ने मत बनो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करके तुम्हें जाने दूं। एन्यू मन ही मन में सोचने लगता है, हालांकि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा है कि वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। शायद इसलिए क्योंकि मेरी विज़न छीन ली गई है। उसका प्रेशर मुझ पर टेस्ट अरेना के उन जेंट क्रिएचर से भी बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है। वो अपनी नज़रें चुराने लगा, चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और धीरे से बोला, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने हाई अथॉरिटी को चेक कर सकते हैं। उन्होंने मेरे रिसर्चर को नोटिफिकेशन लेटर भेज दिया है। जिंगी हल्का मुस्कुराया और बोला, रियली? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इतना कहकर वो धीरे धीरे उसके बालों को स्ट्रोक करने लगता है, उसे सहलाने लगता है। फिर धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम सच में यहाँ से निकलने के बाद सर्वाइव कर पाओगे? तुम 18 सालों से अंडरग्राउंड में रह रहे हो। तुम अपने परिवार से बहुत पहले ही अलग हो चुके हो। तुम जैसा इंसान जिसने कभी अबव ग्राउंड नहीं देखा है, क्या सच में सोचता है कि इतनी छोटी सी बॉडी के साथ वो सर्वाइव करना आसान होगा वहाँ पर? उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और वो बोलता है, तुम हेल्पलेस होंगे, पेनीलेस होंगे, तुम ऊपर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो उसके शरीर को छूने लगा। तभी एन्यू ने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोला, हाँ ये सही है कि मैं वीक हूँ। अगर मैं यही रहा तो आखिर मैं मर जाऊँगा। लेकिन अबव ग्राउंड चाहे सर्वाइव करना कितना भी मुश्किल हो, फिर भी वहाँ मेरे पास एक चांस होगा। जिंगी कुछ पल उसे देखता रहता है और फिर हल्का मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम उस डोर को पार कर पाए तो। वो अपने डोर की ओर इशारा करते हुए बोलता है जहाँ पर पिन लॉक लगा हुआ था, जिसे खोलना आसान नहीं था। जिंगी की बातें सुनकर एन्यू तुरंत खड़ा हो गया। वो मन ही मन में सोचने लगा, ये आदमी बस मेरे साथ खेल रहा है। जिंगी मजाक के अंदाज में बोला, क्या तुम्हें मैं दरवाजे तक उठा कर ले जाऊं? एन्यू तुरंत बोला, जरूरत नहीं, पहले मेरी आईसाइट वापस कर दीजिए। तब जिंगी ने उसे आईसाइट वापस लौटा दी। एन्यू तुरंत कमरे की हर एक चीज़ को ध्यान से देखने लगा। मैं इसकी मेमोरीज नहीं पढ़ सकता हूँ तो मुझे इसके लिविंग स्पेस में ही पासकोड की क्लू ढूंढना होगा। उसकी नज़र बुक्स, फ़ोटो फ्रेम और आर्ट वर्क पर जाने लगी। फिर उसने नोटिस किया कि कई फ़ोटो फ्रेम के पीछे एक ही नंबर दिख रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है और वो सब किसी लेडी से जुड़ा हुआ है। एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, शायद ये उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट डेट है जिसे उसने सबकॉन्शियसली डिजिटल रेफरेंस बना लिया है। मुझे यही नंबर्स ट्राई करना होगा। वो तुरंत डोर की तरफ बढ़ा और पासकोड डालने लगा। पीछे खड़ा जिंगी उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम सच में कमाल हो। इतने साल अंडरग्राउंड रहने के बाद भी तुम्हारा दिमाग ऑर्डिनरी लोगों की तरह काम नहीं करता। तुम्हें पासकोड तक नहीं पता, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम डोर खोल सकते हो। लेकिन तभी एक बीप की आवाज़ आती है। डोर अनलॉक होने की आवाज़ आई। जिंगी की आंखें हल्की चौड़ी होगी। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन तब तक एन्यू वहाँ से भाग चुका था। उसने सच में सही पासकोड ढूंढ लिया था और दरवाजे को खोल दिया था। एन्यू तेज़ी से भागने लगा। तभी पूरे एरिया में अलार्म बजने लगा। चारों तरफ अलर्ट की आवाज़ें गूंजने लगी। भागते हुए एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, ये सबसे करीब है जहां तक मैं कभी अबव ग्राउंड में पहुंचा हूं। मैं असली स्काई देखना चाहता हूं। मैं ऊपर की हवा में सांस लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि अबव ग्राउंड की दुनिया कैसी है। फिर वो ऊपर देखता है, फिर वो ऊपर की ओर देखता है और उसकी आंखें वहीं ठहर जाती है। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उस विशाल स्काई को देखकर वो पूरी तरह से शॉक में आ गया। लेकिन तब सिक्योरिटी गार्ड उसके चारों तरफ उसे घेर लेते हैं। सभी हथियार उसकी तरफ तान देते हैं। एक गार्ड बोलता है, टारगेट कैप्चर्ड। दूसरा सिक्योरिटी स्टाफ रिपोर्ट देने लगा कि ये पावरलेस एप्सिलॉन लेवल 5 का फॉर्म है। एक गार्ड तुरंत बोलता है, रेगुलेशंस के हिसाब से इसे यहीं पर एग्जीक्यूट करना होगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तभी अचानक जिंगी वहाँ पर आ गया। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी।
और वो बोलता है कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। सभी गार्ड तुरंत उसकी तरफ देखते हैं। जिंगी दोबारा बोला, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने कहा कि उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सब लोग गन्स नीचे कर दो। गार्ड्स थोड़े हेजिटेट करते हुए बोले, लेकिन वो लो लेवल पर्सनल है, वो अपने लेवल से भागा है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मामला है, हमें रूल्स के अनुसार ही। वो बोल ही रहे थे लेकिन जिंगी बीच में उन्हें रोक देता है और बोलता है, इसे ऊपर मैं लाया था। फिर उसने एन्यू को उठाया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, और इसे यहाँ तक दौड़ने के लिए भी मैंने ही कहा था, हम बस एक गेम खेल रहे थे। वो हल्का मुस्कुराया, अब सब खत्म हो चुका है, सब लोग अपनी जगह वापस जाओ। इतना कहकर वो एन्यू को वापस अपने रूम में लेकर आ गया। उसने उसे चेयर पर बैठाया और बोला, तुम सच में ऐसे ही ट्रस्ट करके बाहर निकल गए? अगर मैं वहाँ पर टाइम से नहीं आता तो अब तक तुम्हें एग्जीक्यूट किया जा चुका होता। फिर वो उसके करीब झुककर बोला, क्या तुम्हें सच में लगा था कि यहाँ से भागना इतना ज़्यादा आसान होगा? अब बताओ तुम्हें पासकोड कैसे पता चला? जिंगी सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। इस बार एन्यू बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, बिना किसी एक्टिंग के और ना ही कोई हेल्पलेस एक्सप्रेशन के, बस सीधे शांत नजरें। ये देखकर जिंगी हल्का मुस्कुराया और बोला, यही आंखें सबसे अच्छी है। अब जबकि तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी वीक एक्ट बेकार है, तो आखिरकार तुम अपना असली रूप दिखा रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मेरी दूसरी सुपर पावर को सक्सेसफुली डेवलप करने में मेरी मदद करो, और बदले में मैं तुम्हें अब ग्राउंड ले जाऊंगा। कहकर वो अचानक एन्यू के और भी ज्यादा क्लोज चला गया। और जिंगी बोलता है, तुम मेरी थिंग बन जाओ। ये सुनकर एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, आखिरकार इससे क्या मतलब है कि मैं उसकी थिंग बन जाऊं? क्या इंसान भी किसी की चीज बन सकते हैं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर वो सोचने लगा, अगर दोबारा सोचूं तो ये संभव है। इस इंस्टीट्यूट में हाई लेवल इवॉल्वर के लिए एपिसोड लेवल 5 जैसे लोग सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे जब चाहे कुचल सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिंगी मुझे इतनी आसानी से क्रश नहीं करेगा, और ना ही वो सिक्योरिटी गार्ड को मुझे खत्म करने देगा, ना मुझे बचाने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसने धीरे से अपनी मुठ्ठियां कस ली। शायद मैं उसके लिए कोई डेली टॉय बन जाऊं, या फिर कोई रिसर्च ऑब्जेक्ट। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गई। ये चॉइस भले ही अभी एकमात्र रास्ता लग रही हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूँ। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे उसके फ़ायदे और नुकसान तोलने होते हैं। किसी ऐसी चीज़ के लिए मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता जिससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसकी नज़र जिंगी पर टिक गई। आदमी मेरी पावर को यूजलेस बना सकता है, वो कभी भी मेरी सेंसेस छीन सकता है, और उसकी बातें मुझे असहज करती है, अनकंफर्टेबल करती है। हो सकता है कि उसने मेरी जान सिर्फ और सिर्फ अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचाई हो, या शायद मेरा इस्तेमाल करके धीरे धीरे मुझे मेंटली टॉर्चर करना चाहता हो। फिर एन्यू ने सीधे जिंगी की तरफ देखकर पूछा, क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? जिंगी हल्का मुस्कुराया, नहीं। और तुम्हें कौन सा ऑप्शन चाहिए? ये सुनते ही एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, अगर मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूं तो मैं फिर भी बॉटम फ्लोर में लौट सकता हूँ। शायद वो मुझ में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि मैं भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं अब एस्केप का आइडिया छोड़ दूँ तो शायद उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर मैं बॉटम फ्लोर वापस लौट जाऊँगा तो मैं और लोगों के कांटेक्ट में आ सकूँगा, ज़्यादा रूट्स पता कर सकूँगा, और अगली बार भागने के लिए और तरीके ढूंढ पाऊँगा। ये सोचकर वो धीरे से जिंगी को खुद से दूर करता है और मुड़कर जाने लगता है। वो फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं ये ऑप्शन नहीं चुनूंगा। मैं अब ग्राउंड नहीं जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे वापस बॉटम फ्लोर पर भेज दीजिए। जिंगी उसे कुछ सेकंड तक देखता रहता है, फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लिटिल थिंग, मुझे लगता है कि तुम गलतफहमी में हो। मैंने तुम्हें कोई भी ऑप्शन नहीं चुना है कि तुम उस ऑप्शन को चुन सकते हो। तुम्हें चुनने का अधिकार ही नहीं है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान लूँगा कि तुमने हार मान ली है? मैंने तुम्हें 2 बार बचाया, और मैं ही अकेला इंसान हूँ जो तुम्हें अब ग्राउंड ले जा सकता हूँ। और अब तुम सच में सोच रहे हो कि फिर से बॉटम फ्लोर पर जाकर शुरुआत करोगे? एन्यू तुरंत बोला, अगर आपने लेवल 1 कार्ड डिसेबल नहीं किया होता तो मैं रोटेशन टाइमिंग के दौरान उस पैसेज से निकल चुका होता। जिंगी हंस पड़ा, तुमने मेरा कार्ड चुराया और फिर भी तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आवाज़ ठंडी हो जाती है और वो बोलता है, हर एरिया की सिक्योरिटी रोटेशन टाइमिंग अलग होती है। तुम बाहर निकलते ही बुरी तरह पकड़े जाते। अगर तुम्हारी जगह किसी दूसरे अल्फा लेवल 1 इवॉल्वर से सामना हुआ होता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। फिर वो थोड़ा झुककर बोला,
और कल का टेस्ट, क्या तुम मेरे बिना सरवाइव कर पाते? एन्यू कुछ पल सोचता है, फिर वो धीरे से बोला, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि वो अपनी डोमिनेंट हैंड छुपाएगा। हाँ, आपकी मदद के बिना मैं मर जाता, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद भी कहा है। लेकिन आप मुझसे और क्या चाहते हो? जिंगी तुरंत बोला, क्या अंडरग्राउंड के सारे लोग तुम्हारी तरह ही शेमलेस होते हैं? मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम्हारी लाइफ मेरी है। एन्यू ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे अबव ग्राउंड के लोग भी समझ नहीं आते। की आंखें हल्की सी कुड़ गई, फिर वो धीरे धीरे उसकी और करीब आने लगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुमसे मेरी मदद एक्सेप्ट करने की भीख मांग रहा हूँ, जबकि उल्टा होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर नहीं गिरना चाहिए था? मुझसे मदद की भीख मांगनी चाहिए थी। जिंगी को इतना करीब आते हुए देखकर एन्यू थोड़ा डर जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगा, घुटनों पर गिरकर उससे मदद मांगना, ये अल्फा आखिर क्यों चाहता है कि मैं उसी के तरीके से उसकी मदद स्वीकार करूं? फिर उसे सीधा उसकी आंखों में ग्लेयर करते हुए कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी या मौत मेरा अपना मामला है। इस जगह का रूल है, जो सबसे योग्य है वही सरवाइव करता है। आपने खुद कहा था कि यहाँ रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन अभी रूल्स तो आप तोड़ रहे हैं। वीक लोगों की मदद करना की इकोलॉजिकल रूल के खिलाफ है। जिंगी बिना पीछे हटे बोला, तो क्या हुआ? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या अगर मैं रूल तोड़ रहा हूँ, क्या तुम खुद रूल्स नहीं तोड़ रहे? उसने सीधा उसकी आंखों में देखा, तुम किसी और की एग्जिस्टेंस की रक्षा कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं कर सकता? फिर वो स्मिर्क करता है और बोलता है, तुम जानते हो कि तुम्हारे इस बिहेवियर को अबव ग्राउंड में क्या कहते हैं? डबल स्टैंडर्ड। बोलता है, अंडरग्राउंड में भी इसे यही कहते हैं। नाम दोनों जगह सेम है। जिंगी अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। तुम मुझे रेजिस्ट क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी आंखें पूरी विजिलेंस से भरी हुई है, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? उसने धीमी आवाज़ में कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। एन्यू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं आपका तरीका समझ नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आता है कि आप एक ही समय पर मुझसे नफरत भी करते हैं, मुझे रोकते भी हैं और फिर मेरी मदद भी करते हैं। आप जानते हैं कि मैं 18 सालों से यहाँ हूँ। मैं बहुत पहले अपने परिवार को खो चुका हूँ, तो आपने मेरा प्रोफाइल ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप ये सब सिर्फ और सिर्फ पिटी की वजह से कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऐसे ही सर्वाइव कर रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं यहाँ आपके साथ इतनी देर से बेकार बातें क्यों कर रहा हूँ। जिंगी उसे शांत नज़रों से देखता रहता है। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। वो बोलता है, हाँ, मुझे तुम पर पिटी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ। शुरू से ही मेरा तुम्हें चुनने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि तुम खुद कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हो और रूल्स फॉलो करना चाहते हो। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आज रात जो हुआ, तुम्हें सर्विलेंस रोटेशन टाइमिंग इतनी अच्छी तरह से कैसे पता थी? ये सवाल सुनते ही एन्यू का चेहरा बदल गया। उसकी पूरे शरीर में डर दौड़ गया। वो भी स्मिर्क करते हुए बोला, अगर मैं इस मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन करूँ तो जिन ह्यूमन रिसर्चर और ह्यूमन डॉक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में तुम रहते हो, उन सबको इंटेरोगेशन के लिए लाया जाएगा। ओ राइट, मैंने सुना है कि फाउंडर्स में से एक डॉक्टर इस इंस्टीट्यूट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। मुझे लगता है कि आज रात की पूरी जिम्मेदारी उसी पर डाली जाएगी। एन्यू तुरंत समझ गया वो डॉक्टर एक्स की बात कर रहा था। फिर जिंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल थिंग, तुम वापस अपने बॉटम फ्लोर जा सकते हो। मैं रिसर्चर को कह दूंगा कि वो तुम्हें वहाँ पर छोड़ दे। लेकिन इस बार एन्यू वहीं पर रुक गया। वो जल्दी से वापस जिंगी के पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसने बिल्कुल करीब जाकर उससे देखने लगा। उसकी आंखें सीधे जिंगी की आंखों में टिकी हुई थी। वो मन ही मन में सोचने लगा, मुझे इस आदमी की मेमोरीज पढ़नी ही होगी, मुझे इसकी कमजोरियां ढूंढनी ही होगी, मुझे इसके बैरियर को तोड़ना ही होगा। लेकिन वो अब भी उसकी मेमोरीज को पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जिंगी अपना हाथ उससे दूर कर देता है और उसे दीवार के साथ सटा दिया। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। वो अपनी पावर इस्तेमाल करने लगा। एन्यू मन ही मन में घबराते हुए सोचने लगा, ओह नो, मैं इसकी मेमोरी बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी भी इसकी बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। जिंगी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या कर रहे थे? तुम जैसा पावरलेस इंसान सच में सोचता है कि मुझे बीट कर सकता है? एन्यू तुरंत बोला, आज रात मैंने जो भी किया वो मैंने खुद किया, उसमें डॉक्टर का कोई भी लेना देना नहीं है। जिंगी हल्का हंसा, तुम्हारी बातों पर कौन ही विश्वास करेगा? खुद तुम भी नहीं करते, सही कहा ना? एन्यू भी उसकी तरफ देखते हुए पूछा,
आप मुझसे आखिरकार चाहते क्या हो? जिंगी उसके और करीब आ गया और उसके होठों में स्मिर्क आ गई थी। वो बोलता है, क्या मुझे एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा? एनी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर वो धीरे से बोला, मतलब आपको उस समय मेरी नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं था? जिंगी बोला, ऑफ कोर्स नहीं, वो तो बस क्यूरियोसिटी में मैंने पूछ लिया था सवाल। फिर उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। अब सीधी बात करते हैं, क्या तुम ये ऑप्शन एक्सेप्ट करते हो या नहीं? क्या तुम मेरी थिंग बनना चाहते हो या नहीं? उसने पीछे हटते हुए कहा, अगर नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी एन्यू ने उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अभी मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ और आने वाले अनकंट्रोलेबल फैक्टर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बदल सकता हूँ। मैं दूसरे तरीकों से जिंदगी के सारे सीक्रेट पता करूँगा, टॉप फ्लोर के इकोसिस्टम में सर्वाइव करूँगा और देखूंगा कि क्या मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है। अब जिंगी एन्यू को अपने साथ लेकर हॉलवे में चल रहा था। उसका हाथ एन्यू की कमर पर था। तभी सामने एडी दिखाई देता है। वो थोड़ा सरप्राइज्ड होकर बोला, मिस्टर जिंग, क्या आप सच में श्योर हैं कि आप इस यंग बॉय को अपने साथ रखने वाले हो? जिंगी बिना रुके बोला, यस, ये अब मेरा है। उसने एडी की तरफ देखा और कहा, सिस्टम में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नाम के अंडर ट्रांसफ़र कर दो। एडी तुरंत बोला, ओके, मैं अभी अरेंज करता हूँ। वो मन ही मन में सोचने लगा, हालांकि ये अनहियर्ड नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी अल्फा लेवल 1 ने किसी एप्सिलॉन लेवल 5 को अपने अंडर लिया है। फिर तभी एन्यू एडी के पास जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, नाइस टू मीट यू। एन्यू ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो उसके साथ हैंडशेक कर सके और उसकी मेमोरी को रीड कर सके। वो बोलता है, मेरा नाम एन्यू है। एडी मुस्कुराया और बोला, ओ हेलो, बस मुझे एडी कहो, मैं मिस्टर जिंग का रिसर्चर और सेक्रेटरी हूँ। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन उसी दौरान एन्यू मन ही मन में सोच रहा था कि मैं जिंगी की मेमोरी रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके रिसर्चर की मेमोरी से मुझे उससे जुड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। जिंगी सच में मुझे अबव ग्राउंड ले जाने के लिए कैपेबल है। वो लगातार एडी की मेमोरी पढ़ रहा था। तभी एडी अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है और ऑकवर्ड होकर बोलता है, क्या आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? बात बदलते हुए कहा, अब से तुम इसी फ्लोर पर रहोगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। एन्यू तुरंत बोला, हाँ, मेरा एक सवाल है। जिंगी ने कहा कि वो मुझे अपनी थिंग बनाना चाहता है, लेकिन मुझे इसका मतलब पता नहीं है। क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं? ये सुनकर एडी थोड़ा असहज हो जाता है। उसने जिंगी की तरफ देखा और फिर बोला, आप जिंगी से पूछ सकते हैं, वो अभी यहीं पर ही है। जिंगी धीरे धीरे उनकी तरफ आया। फिर उसने नीचे झुककर एन्यू की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल थिंग, क्या तुम्हें अभी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए? ये तो सेल्फ एक्सप्लेनरी है। उसकी आवाज़ और धीमी होगी और वो बोलता है, मेरी थिंग बनने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर की हर चीज़, तुम खुद, सब कुछ मेरा है। क्या तुम समझ रहे हो? फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और अगर अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें समझा दूंगा। ये सुनकर एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, इस जवाब और जवाब न देने में कोई भी फर्क नहीं है। ये इंसान सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तभी एडी ने पूछा, एन्यू, क्या तुम्हारा कोई और सवाल है? एन्यू तुरंत बोला, हाँ, कृपया मुझे यहाँ की शेड्यूल एक्टिविटी और हर एरिया को इस्तेमाल करने का समय बता दीजिए। उसकी ये बात सुनकर एडी और जिंगी दोनों ही कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी और शॉक्ड होकर देखते रहते हैं। फिर एडी बोलता है, लगता है कि बॉटम फ्लोर में रहने के वाले लोग टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर उसने समझाते हुए कहा, एन्यू, अब तुम्हें किसी शेड्यूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो खा सकते हो, सो सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो या जो चाहो वो कर सकते हो। अब तुम रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहोगे। लेकिन तभी जिंगी बीच में बोला, रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, बस अब वो टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एन्यू की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारे लिए सिर्फ स्पेस रिस्ट्रिक्शन है, मैंने तय किए हैं। फिर उसने एडी की तरफ देखा, एडी तुम जा सकते हो। एडी सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जिंगी फिर एन्यू के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। चलते हुए उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा लिविंग स्पेस दिखाता हूँ। सीन चेंज होता है और जिंगी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ वो एन्यू को पूरे घर का एरिया दिखा रहा था। वो चलते हुए बोला, उस डोर के अंदर इस पूरे स्पेस की सारी चीजें हैं, लिविंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम। तुम फ्रीली हर रूम में जा सकते हो और यहाँ की सभी चीजें इस्तेमाल भी कर सकते हो। इतना कहकर वो उसे एक बड़े पियानो के पास ले गया। एन्यू उसे देखते ही रुक गया। उसकी आंखों से साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस पियानो की ओर देख रहा था और मन ही मन में सोचता
है तो असली पियानो इस तरह से दिखता है। ये उन इल्यूस्ट्रेशन से कई ज़्यादा बड़ा है जो मैंने दूसरों की मेमोरीज में देखे थे। वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पियानो की कीज़ को छूने लगा, धीरे धीरे उन्हें बजाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक जिंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचने लगा। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, इधर चलो, भविष्य में मैं तुम्हें इसे बजाना सिखाऊंगा। फिर वो उसे स्टडी रूम में ले गया। कमरे के चारों ओर बुक्स ही बुक्स थी। जिंगी बोला, ये स्टडी रूम है, जब तुम बोर्ड हो जाओ तो तुम इन बुक्स को रीड कर सकते हो। हालांकि बुक्स पढ़ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एन्यू के चेहरे पर जाती है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एन्यू की आंखें पूरी तरह से एक्साइटमेंट से चमक रही थी। वो फैसिनेशन के साथ शेल्फ्स में रखी बुक्स को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये कोई खजाना हो। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे रीडिंग बोरिंग लगेगी। जिंगी कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखता रहता है और फिर मन ही मन में सोचने लगा, लगता है कि लिटिल थिंग को बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी नज़र एन्यू की आंखों पर टिक गई। ये फैसिनेटेड छोटी छोटी आंखें, मैं सिर्फ उसकी आंखों के जरिए ही उसकी फीलिंग को महसूस कर पाता हूँ। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरे शब्दों में, शायद सिर्फ मैं ही उसकी आंखों को सच में समझ सकता हूँ। वो धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने लगा। अब भी उसकी आंखों में बहुत सी बातें छिपी हुई है और मुझे उन्हें धीरे धीरे समझना होगा। फिर उसके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी दिखाई देती है और वो बोलता है, हाउ इंटरेस्टिंग। चाहे एन्यू अभी कोई भी सिगरेट छुपा रहा हो, मैं उसकी आंखों के जरिए सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकाल सकता हूँ। वो हल्का मुस्कुराया और फिर बोलता है, लिटिल थिंग, ये बताओ तुमने अभी उस डोर का पासकोड कैसे गैस किया। वो ध्यान से एन्यू की आंखों को देखने लगता है, सच पता करने के लिए, और सोचने लगता है अगर उसकी आंखों में पैनिक की जरा भी झलक आई तो इसका मतलब होगा कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन एन्यू का चेहरा पूरी तरह से स्ट्रेट था। वो शांत आवाज में बोला, अंडरग्राउंड के लोग अक्सर इम्पोर्टेंट डेट को रेफरेंस नंबर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा नंबर 0321, कहा जाता है कि वो मेरा बर्थडे है। वो धीरे धीरे समझाने लगा, इस पूरे स्पेस में सिर्फ वही 4 डिजिट वाला नंबर था जो एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ था और बार बार इस्तेमाल किया गया था, तो मैंने गेस किया कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट होगी। बेशक ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान था। असल में ये सही है या नहीं, ये मुझे ट्राई करने के बाद ही पता चल सकता था। जिंगी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है और फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आई सी। फिर उसने कहा, मेरे साथ आओ, उस डोर के आगे की जगह पर सिर्फ मैं ही तुम्हें ले जा सकता हूँ, वरना गार्ड्स या रिसर्चर गलती से भी तुम्हें मार सकते हैं। अंडरग्राउंड में अलग अलग फैक्शन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मेरी जगह के अलावा और भी कोई भी जगह सेफ नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो। एन्यू ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ। फिर उसने पूछा, तो क्या आप मुझे बॉटम फ्लोर पर वापस ले जा सकते हैं, मैं अपने रिसर्चर्स और डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। वो मन में सोचने लगा, मिस हेलन और डॉक्टर एक्स ज़रूर मेरे लिए बरीड होंगे। लेकिन जिंगी तुरंत बोला, नहीं, तुम्हें वापस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से उन्हें मैसेज भिजवा दूंगा कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। एन्यू कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, तो क्या मैं कम से कम अपने क्लोथ्स लेने वापस जा सकता हूँ। जिंगी उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारे क्लोथ्स सिर्फ पर्पल टेस्ट यूनिफॉर्म और अननोन टेस्ट यूनिफॉर्म है, यहाँ तक कि जो क्लोथ्स तुम अभी पहन रहे हो वो भी। फिर उसने उसकी तरफ ध्यान से देखा, ये उन क्लोथ्स से अलग हैं जो तुमने उस दिन पहने थे जब मैंने तुम्हें बचाया था। ये तुम्हें कहाँ से मिले। एन्यू ने जवाब दिया, मुझे ये गामा लेवल 3 इन्फर्मरी में मिले थे। ये पुराने रिसर्चर यूनिफॉर्म है जिन्हें किसी ने फेंक दिया था। ये सुनते ही जिंगी उसका हाथ पकड़कर उसे एक बड़े वार्डरोब के पास ले गया। अंदर ढेर सारे नॉर्मल क्लोथ्स रखे थे। जिंगी ने कुछ क्लोथ्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और बोला, अब से ये पहनो, मेरे यहाँ बहुत सारे क्लोथ्स है, आज के बाद कैजुअल क्लोथ्स पहनो। इंस्टीट्यूट के उन चेंजलेस यूनिफॉर्म को पहनना बंद कर दो। लेकिन एन्यू तुरंत बोला, आई डोंट। तभी अचानक जिंगी का फोन रिंग करने लगा। उसे कॉल उठाई और थोड़े इरिटेट टोन में बोला, व्हाट, मैं अभी बिजी हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग हंसते हुए उससे बात करने लगे। यहीं पर एन्यू को दिखाया जाता है जो उन क्लोथ्स की ओर देखने लगा और फिर उन्हें पहन लेता है। ये बोलता है कि मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास आने का टाइम नहीं है। दूसरी तरफ से तुरंत टीजिंग आवाज आई, नो वे, क्या तुम उस लिटिल जंक ऑफ एग के साथ हुकअप कर रहे हो जिसे तुमने पिछली बार बचाया था। तभी जिंगी की नज़र एन्यू पर पड़ी। एन्यू ने शॉर्ट्स पहन लिए थे लेकिन अभी तक पजामा नहीं पहना था। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर जिंगी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो गया।
एन्यू उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जिंगी ने बिना कुछ कहे कॉल ही कट कर दिया, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, नॉर्मल क्लोथ तुम पर अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो उसके करीब गया और बोला, उठो लिटिल थिंग, मुझे ठीक से देखने दो। एन्यू तुरंत बोला, नहीं मैंने अभी पैंट्स नहीं पहनी है। लेकिन फिर जिंगी ने अपने हाथों से उसे खड़ा कर दिया और फिर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा और बोला, ये सच में तुम्हें सूट करते हैं। अब तुम्हें रिसर्चर्स यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति नहीं है, तुम सिर्फ मेरे यहाँ के नॉर्मल क्लोथ्स पहनोगे। एन्यू ने तुरंत मना किया और बोला, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा ओरिजिनल रिसर्चर यूनिफॉर्म पहनता आया हूँ। मेरे सारे क्लोथ्स डॉक्टर एक्स ने खुद मुझे दिए थे। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई थी। इससे अलग उन ओरिजिनल लैब यूनिफॉर्म पर गियर्स बाइंड नहीं होते और वो फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ भी थे। उन्हें ओरिजिनली रिसर्चर के प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ये सुनते ही जिंगी का एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। वो धीरे से बोला, इतने समय से डॉक्टर एक्स के क्लोथ्स पहन रहे थे। उसके चेहरे पर एक डेंजरस एक्सप्रेशन आ गया था। ये देखकर एन्यू कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि अचानक से इसे हो क्या गया है। जिंगी उसे घूरते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में साफ इरिटेशन थी। फिर वो ठंडी आवाज़ में बोला, मैं लगभग भूल ही गया था कि तुमने मेरी मदद भी उसी आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेप्ट की थी। वो थोड़ा और करीब आया और बोलता है, वो तुम्हारे लिए आखिरकार है कौन? एक ह्यूमन डॉक्टर। उसने तुम्हें ऐसा क्या दिया जो तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो? एन्यू ने तुरंत जवाब दिया, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो अक्सर मुझे सीक्रेटली स्नैक्स और क्लोथ्स देते थे। जिंगी तुरंत बोला, मेरे यहाँ स्नैक्स भी है और क्लोथ्स भी, तो अब तुम्हारे पास वापस जाने का कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन एन्यू ने सिर हिलाया और बोला, स्नैक्स और क्लोथ्स के बिना भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ धीरे धीरे नरम हो गई थी, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो हल्का मुस्कुराया। वो और मेरी रिसर्चर मिस हेलन बॉटम फ्लोर के सिर्फ वही दो लोग हैं जो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। उसके सामने मैं ना तो 0321 एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट हूँ, ना ही कोई थिंग। मैं बस एक इंसान हूँ। ये सुनकर जिंगी कुछ पल चुप रहा। फिर वो बोलता है, तुम उसे लाइक करते हो? वो हल्का हंसा और बोलता है, तुम अच्छे और बुरे इंसान में फ़र्क कैसे कर लेते हो? तुम तो सिर्फ उन्हीं दो लोगों को ही जानते हो। फिर अचानक उसने कहा, ऐसा करो, मुझे उनसे मिलवाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम उन्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं भी देखना कि आखिर कैसा आदमी है जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा चार्म्ड कर दिया है। चार्म्ड शब्द सुनते ही एन्यू थोड़ा और कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे उस वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं था। एन्यू मन ही मन में सोचने लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिंगी अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, जिंगी का डॉक्टर एक्स के प्रति ये सडन डिस्प्लेजर, उसी के कारण एन्यू को दोबारा बॉटम फ्लोर जाने का मौका मिल सकता था। और यही सोचकर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। चेंज होता है और लेवल 5 के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर दिखाया जाता है, जहाँ जिंगी एन्यू को लेकर उसके रिसर्चर से मिलने आया था। डॉक्टर एक्स दिखाई देते हैं। वो जिंगी को देखते ही हंसकर बोलते हैं, ओ माई, ये हैंडसम आदमी कहाँ से आया है? फिर वो कैजुअली अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उधर मिस हेलन भागकर एन्यू के पास आती है और उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से बोलती है, एन्यू क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। एन्यू हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, आई एम फाइन मिस हेलन। ये सुनते ही जिंगी को एन्यू की पहली कही बात याद आने लगती है। मिस हेलन और डॉक्टर एक्स वो लोग थे जिन्हें मैं रिस्पेक्ट और लव करता हूँ। यह याद आते ही जिंगी की नज़र डॉक्टर एक्स पर गई। वो ठंडी आवाज़ में बोला, और मैं सोच रहा था कि तुम कोई हॉट गाय होगे, लेकिन तुम तो बस एक मिडिल एज्ड अंकल निकले जिसके चेहरे में ये बियर्ड सी स्माइल है। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर एक्स शॉक्ड में बोलते, ओ माई, क्या आजकल के यंग लोग हमेशा इतनी सीधी बातें बोलते हैं? वो अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए बोले, दिस इज़ क्लियरली अ काइंड स्माइल। तुम इसे बियर्ड कैसे बोल सकते हो? फिर अचानक जिंगी उसकी मास्क की ओर देखकर बोला, और ये एक्स फेस क्या है? तुम्हारा असली चेहरा कहाँ है? डॉक्टर एक्स हंसते हुए बोलते हैं, ये एक मैजिक मास्क है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। इस मास्क पर एक मेस स्पेल लगा हुआ है। इसे सिर्फ एक सीक्रेट स्पेल से ही हटाया जा सकता है। फिर उन्होंने मजाक के टोन में कहा, मैं बहुत शाई इंसान हूँ, इसलिए इसे पहनकर मुझे लोगों का सामना करना आसान लगता है। जिंगी ने तुरंत पूछा, तो क्या लिटिल थिंग ने तुम्हारा असल चेहरा देखा है? डॉक्टर एक्स कंफ्यूज होकर बोले, लिटिल थिंग? ओ, क्या तुम एन्यू के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, उसने मेरा कभी भी रियल फेस नहीं देखा है। ये सुनते ही जिंगी का मूड अचानक से और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगा, ये आदमी जिसने 18 साल तक अपना चेहरा छुपा कर रखा, फिर तुम इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? डॉक्टर एक्स खुशी से बोले, कम ऑन एन्यू, और टॉप फ्लोर के हैंडसम अल्फ़ा भी इधर आओ।
दिस इज़ अ मेल मॉस्किटो शेप्ड माइक्रो लिक्विड ट्रांसपोर्टर। वो एक्साइटमेंट में लगातार बोलते जा रहे थे। ये प्रीसियस लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, एंटी करप्शन और एक्सप्लोजन रेजिस्टेंट हुई। फिर उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से एन्यू की ओर देखा और वो बोलता है, तुम क्या सोचते हो एन्यू? कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एन्यू तुरंत इंटरेस्ट के साथ इन्वेंशन को देखने लगा। फिर बोला, डाटा से कंपेयर करूं तो अब इसे होल्ड करना काफ़ी लाइटर फील हो रहा है डॉक्टर। उसे ज़्यादा एक्साइटेड देखकर जिंगी मन ही मन में सोचने लगा, व्हाट अ वर्थलेस इन्वेंशन। उसने कोल्ड नज़र से उस इन्वेंशन की ओर देखा और बोला, इतना टाइम और रिसोर्सेज लगाने के बाद भी इंस्टीट्यूट इसे रिजेक्ट ही करेगा। फिर उसके मन में आया, क्या यही वो डॉक्टर है जो हमेशा यूजलेस इन्वेंशन बनाता रहता है और हर बार रिजेक्ट हो जाता है? तभी डॉक्टर एक्स सीक्रेटली स्नैक्स निकालकर एन्नी को देने लगता है और बोलता है, ये स्नैक्स खा लो, लेकिन मिस हेलेन को मत बताना इसके बारे में, ओके? फिर उन्होंने टेबल की ओर इशारा किया और खाते खाते टेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए एन्यू को कहा। एन्यू तुरंत बैठ गया और क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। जिंगी दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी नजर मन ही मन में सोचने लगा, उसकी आंखें अभी कितनी रिलैक्स्ड और हैप्पी लग रही है। और फिर वो एन्यू को देखने लगा जो धीरे धीरे चॉकलेट खाकर टेस्ट दे रहा था। ये पहली बार है जब मैंने उसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल देखा है। जब वो मेरे साथ होता है तो हमेशा टेंस रहता है, हमेशा कुछ सोचता रहता है। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, बेशक इसका रीज़न शायद ये भी है कि मैं हमेशा उसकी आईसाइट छीन लेता हूँ या उसे फूड से थ्रेटन करता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे बार बार याद न दिलाऊं कि वो मेरे कंट्रोल में है तो उसका छोटा सा दिमाग फिर भागने के लिए नए तरीके सोचने लगेगा। तभी डॉक्टर एक्स अचानक जिंगी की तरफ मुड़कर बोले, तुम प्राइम बोर्ड ग्रुप के इलिजिमेट सन हो राइट? जिंगी की आंखें हल्की सिकुड़ गई। डॉक्टर एक्स कैजुअली बोले, रिलैक्स, किसी ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। फिर उन्होंने समझाया कि मैं बस रिपोर्ट सबमिट करने गया था। तभी मैंने प्राइम बोर्ड ग्रुप की मैडम को देखा और हाल ही में अबव ग्राउंड न्यूज़ में भी र्यूमर्स चल रहे हैं कि प्राइम बोर्ड के प्रेसिडेंट का एक इलिजिमेंट सन है। मैंने बस गैस कर लिया। जिंगी का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। वो ठंडी आवाज में बोला, उस होम ब्रेकर वुमेन ने अपने बेटे को ऊपर लाने के लिए मुझे इलिजिमेंट चाइल्ड घोषित कर दिया। फिर उसने सीधा पूछा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर एक्स शांत आवाज में बोले, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एन्यू अकेला बच्चा है लेकिन उसमें नॉलेज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। उन्होंने एन्यू की तरफ देखा। अंडरग्राउंड में पले बड़े बच्चे के लिए लर्निंग का पैशन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। फिर उन्होंने हल्की सांस छोड़ी और बोला, दुर्भाग्य से वो भी तुम्हारी तरह मिक्स्ड ब्लड है लेकिन पावरलेस है। उन्होंने जिंगी की ओर देखते हुए कहा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दूसरे लेवल्स के लोगों से दोस्ती नहीं करेगा और ऑनेस्टली उसे मौका भी नहीं मिलेगा। तो टॉप लेवल के तुम जैसे इंसान ने उसके पास आने का रीज़न क्या है? जिंगी बिना हेजिटेशन से बोला, माई पर्पज़। वो स्मिर करते हुए बोला, मैंने उसे बचाया है और उसकी लाइफ अब मेरी लाइफ बन गई है। अब वो मेरी चीज़ बन गई है, वो मेरी थिंग है। उसकी आंखों में डेंजरस इंटरेस्ट चमक रहा था और वो बोलता है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर एक्स कुछ सेकंड तक चुपचाप रहता है और फिर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने शांत टोन में समझाना शुरू किया, अब ग्राउंड के लोग कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड में रहकर डिप्रेस्ड होने लगते हैं। उन्हें हर दिन इरिटेटिंग और बोरिंग लगने लगता है। ऐसे में कोई एक्सीडेंट या अनयूजुअल घटना उनके इमोशन और फिजिकल स्टेट को करती है। उन्होंने धीरे से कहा, और ये स्टिमुलेशन एडिक्टेड हो सकता है, खासकर तब जब तुम डेंजरस सुपर पावर डेवलपमेंट सिचुएशन में हो। उन्होंने सीधे जिंगी की आंखों में देखा, मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम्हारे मोटिव्स नॉर्मल है। फिर उन्होंने वार्निंग दी, इस जगह एंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए बहुत से लोग वायलेंट तरीकों से थ्रिल ढूंढते हैं। जिंगी तुरंत इरिटेशन से बोला, नोट अंकल, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। फिर उन्होंने एन्यू की ओर इशारा किया और बोला, लिटिल थिंग से पूछ लो, मैंने उसे 1 से ज़्यादा बार बचाया है। अगर मैं ना होता तो शायद वो अब तक मर चुका होता। उसके मेरे पास वो सबसे सुरक्षित है। डॉक्टर एक्स कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो अपनी पावर और वेल्थ से तुम उसे अबव ग्राउंड में भेज सकते हो। भले ही तुम कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अंडरग्राउंड छोड़ नहीं सकते, फिर भी उसे किसी दूसरे नाम से ऊपर भेजा जा सकता है। फिर उन्होंने सीधा पूछा, तो फिर तुम आखिरकार अपने पास
उसे बांध कर क्यों रखना चाहते हो? उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता हूँ कि तुम अपना पर्पस बताओ, लेकिन अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो प्लीज़ उसके लिए कमिटमेंट रहना। चाहता हूँ कि वो क्यूट बच्चा बस तुम्हारे लिए कोई फ्रेश टॉय बनकर रह जाए। ये सुनते ही जिंगी का एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो जाता है। वो गुस्से से बोला, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? और डॉक्टर एक्स के कॉलर को पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टोन में मेरे साथ बात करने की? उसके सोचो कि सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारा चेहरा ढका हुआ है। तभी अचानक एन्यू वहाँ पर आ गया। वो दोनों को इस तरह से देखकर कंफ्यूज होकर बोलता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने फिर जिंगी की ओर देखकर कहा, प्लीज़ डॉक्टर को छोड़ दो। डॉक्टर एक्स तुरंत कैजुअली बिहेव करने लगे और बोलते हैं, ओ एन्यू, तुमने टेस्ट क्वेश्चन ख़त्म कर लिए? उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे दिखाओ। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस अपने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इसके साथ शेयर कर रहा था। लेकिन एन्यू मन ही मन में सोचने लगा, क्या ये दोनों सच में सिर्फ इसी वजह से लड़ने वाले थे? उसकी नज़र धीरे धीरे डॉक्टर एक्स पर टिकी रही। मैं डॉक्टर एक्स की मेमोरी को पढ़ूंगा और फिर जानूंगा कि आखिरकार ये दोनों किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हाथ डॉक्टर एक्स की ओर बढ़ाने लगा ताकि वो उसकी मेमोरीज को रीड कर सके, लेकिन तभी अचानक जिंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शांत लेकिन फॉर्मली आवाज़ में बोला, आज की विजिट के लिए इतना काफ़ी है, चलो अब वापस टॉप फ्लोर पर चलते हैं। एन्यू ने तुरंत बोला, मैं थोड़ा और देर तक रुकना चाहता हूँ। वो मन ही मन में सोचने लगा, काफ़ी समय हो गया है जब मैंने मिस हेलन और डॉक्टर एक्स की मेमोरीज पढ़ी थी। लेकिन जिंगी ने बिना उसे मौका दिए कहा, यू कांट। फिर उसने हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए टॉप फ्लोर की ओर ले जाने लगा। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। एन्यू मजबूरी में चुपचाप वहाँ से जाने लगा। फिर उसने पीछे मुड़कर मिस हेलन और डॉक्टर एक्स को देखा। वो दोनों बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा। चलते चलते वो मन ही मन में सोचने लगा, मिस हेलन, डॉक्टर एक्स, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जब मैं टॉप फ्लोर की इकोलॉजी का आदी हो जाऊँगा तो मैं ज़रूर आप दोनों से वापस मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर सीन चेंज होता है। फिर रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर एन्यू ने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन अभी तक पजामा नहीं पहना था। जिंगी उसे ऊपर से नीचे की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पजामाज तुम पर इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एन्यू तुरंत पूछता है, पैंट्स कहाँ पर है? जिंगी कैजुअली जवाब देता है, वो मुझे मिली नहीं। फिर वो उसकी तरफ देखकर बोला, चलो सोने का टाइम हो गया है। इतना कहकर वो एन्यू को बेड की तरफ ले जाने लगा। एन्यू बेड को देखकर मन ही मन में सोचने लगा, व्हाट अ बिग बेड। उसे पता नहीं चला कि जिंगी उसके पीछे आकर बेड पर बैठ गया है। जब उसने मुड़कर देखा तो वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। जिंगी उसकी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, क्या मेरे रूम में मेरे थिंग के साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है? एन्यू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि तो ये इसका रूम है और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि वो मुझे अलग से बेड पर सोने देगा। मैंने कभी भी पहले किसी और के साथ अपना बेड शेयर नहीं किया है, मैं कभी किसी के साथ सोया नहीं हूँ। ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अजीब है। तभी अचानक जिंगी पीछे से उसे हग कर लेता है और फिर उसे पीछे से पकड़कर धीरे से बोलता है, जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें इवेंट में भी ले जाऊँगा। एन्यू थोड़ा स्टिफ होकर बोलता है, क्या तुम अपना हाथ हटा सकते हो? लेकिन जिंगी बिना छोड़े मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं हटाऊँगा। फिर उसने धीरे से कहा, गुड नाइट लिटिल थिंग, और उसी तरह से दोनों धीरे धीरे शांत होकर सो जाते हैं। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।